प्रयास करो। इस तरीके से जो है अपने आंसर को जो रीच करो थोड़ा, ये चीज याद मतलब पीवाईक्यू का एक तरीके से नोट्स तैयार कर लेना। हाँ, वो मतलब उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता है, दूसरा कंटेंट काम आ जाएगा आपको, मल्टीपल यूज करो कंटेंट का, तो वो चीज़ याद रखो। तो मेरा मानना है कि अभी जो आप पीवाईक्यू चेक करवाते हो उसमें थोड़ा अच्छे से काम करके मतलब करवाओ, उसमें अच्छे से फ्लो चार्ट कहाँ बन सकता है, आराम सोच समझ के टाइम लेके दो। और जो टाइमिंग का जो है, आप जो कोचिंग में जा रहे हो ना वहाँ, जहाँ उसका बस वहाँ ध्यान दो कि आप अपन सर वहाँ भी साढ़े 3 घंटा लग रहा है सर, परेशान है सर, बहुत दिक्कत आ रहा है। 3.5 घंटे लग रहे हैं 20 क्वेश्चन करने में। हाँ सर, क्या किया जाए। एक तो चक्कर क्या होता है, वहाँ मैं भूल जाता हूँ जाके ना, वहाँ जैसे मैं पेपर करूंगा, उस दिन मैं दे रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मुझे एक भी पत्रिका याद नहीं आ रही थी, बिल्कुल मूड खराब हो गया मेरे बहुत भयंकर। कोई नहीं, रिवीजन की कमी है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आप इधर जो चेक करवाते हो ना मेरे से, तो आप देख देख के चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो उससे ये होगा कि आपका कंटेंट रिच होगा, तो जो आपके बोलने बोलने की जो दिक्कत है ना वो नहीं होगी, टेंशन मत लो उस चीज़। हाँ, जैसे कि अब मैं जैसे एथिक्स का पहला चैप्टर है, तो मानवीय सहसंबंध वाला, लगभग मैं उसका इतना डायमेंशन क्लियर कर दिया हूँ, लगभग हर क्वेश्चन में लगभग वही 2 4 5 पॉइंट सेम आ जाते हैं। जैसे ऐसे ही सोशल इश्यूज का है, जो पहला है भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, इसमें भी मान लो वही चीज पूछता है घुमा फिर आगे कि ये परंपरागत क्या था और आधुनिक में क्या है, क्या परिवर्तन आ रहा है, मतलब यही घुमा फिर आगे ये पूछता सीधा सीधा। तो ये चीज हम समझ में आ गई हमको कि कहाँ कहाँ से कैसे कर तरीके से पूछ रहा हो। लगभग 5 5 6 पॉइंट मैंने उसमें रट भी दिए कि मतलब ये पॉइंट हमको आना है, तो ये लिख रहा, विवाह व्यवस्था कैसे चेंज हो रही है, ये कैसे चेंज हो रहा है, परिवार में क्या चेंज हो रहा है, बस इतना इतना देख लो। आर्थिक में क्या चेंज हो रहा है, सामाजिक में क्या, राजनीतिक में क्या, बस वही बात तो है। तो ये चीज़ याद रखना, देखो पीवाईक्यू करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, बस फिर कंटेंट में स्पेसिफिक याद रखना कि थोड़ा बहुत उसमें करंट अफेयर का अपडेट थोड़ा डालना, ठीक है, ये चीज़ें सीख लो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जब आप, हाँ बोलो। 365 थी ना जो पिछली वाली, सर उसमें से लास्ट में डेटा दिया रखा है, जैसे मान लो महिला कार्यबल में भागीदारी का दिया है, बाल श्रम का दिया है, सबका दिया है। तो मैं उनको ना जिस जगह पे जैसे बाल श्रम का टॉपिक है, तो मैं उसको उस जगह पे नोट कर लिया हूँ नोट्स में अपने। हाँ वो सही है। तो मैं सोचता, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि हम उन चीजों को यूज कर सकूँ वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन लिखूंगा तो वहाँ पे यूज कर सकूँ। सही है, वो उसी तरीके से होगा। बस ये चीज़ याद रखना कि करंट अफेयर का अपने आप को अपडेट कर। देखो नॉर्मल आंसर तो हर कोई लिख देगा, पर आपका भाई वैल्यू एडेड आंसर कौन लिख रहा है उसी को ज़्यादा नंबर मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो वैल्यू एडेड कैसे होगा कि भाई आप करंट अफेयर के एग्जाम्पल डाल पाओ, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो करोगे तभी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सर ऐसे एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके ये करप्शन का मामला जो इनके खिलाफ आया है, तो ऐसे अभी मेरा मानना है कि आप नाम मत डालो, कि मतलब देखो ध्यान समझो, यही तो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी में यही तो सीखना आपको डायरेक्ट उनका नाम नहीं डालना। आपको उसमें डालना है कि न्यायपालिका में भी संदेह के जो है जो प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, बस आप इतना डाल दो। इतना मत डालो क्योंकि अभी वो जस्टिफाई नहीं हुआ है ना, मतलब आप कैसे फिर मतलब नाम नहीं डाल के, तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ ऐसा पाया गया है, ये सब तो यहाँ पे इतना मत लिखो ना, आप ये लिखो कि न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में है और वो भी जो है करप्शन इन चीज़ों से बची हुई नहीं दिख रही, तो वो समझ जाएगा। बस इतनी सी लाइन लिखो। हमेशा देखो ब्यूरोक्रेसी में यही चीज़ याद रखना। ये आपको एक ऐसे चेक करना था जो आप बोल रहे थे कि थोड़ा सामने चेक कर देना, ठीक है। ये चेक होके नहीं आया आप उधर से? नहीं सर, ये मैं खुद लिखा हूँ, संडे को लिखता हूँ 2 बजे से 1 2 बजे से मैं खुद लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा ढांचा भी बता दूंगा कि कैसे ऐसे लिखना चाहिए, क्या है वो चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो नारी शक्ति से विकसित भारत, ठीक है, एक तो तरीका है कि आप इसका ब्रैकेट में से बंद कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, या फिर एक 2 लाइन खींच के ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, वो चीज़ याद रखना। और हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ जो है बेसिक चीज़ है। अब देखो सबसे मेन बात आती है जब भी ऐसे आता है ना, ये चीज़ याद रखना कि भाई उस टॉपिक को अपने समझना। अब देखो कुछ ऐसे वैसे होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, तो उसमें आराम से कुछ भी लिखो आप, ठीक है, मतलब सारा डायमेंशन यूज़ करने का प्रयास कर सकते हो। पर कुछ ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, मतलब उसकी परिबद्ध कर दिया जाता है सीमाएं कि भारत के दृष्टिकोण से देखना है। अब देखो जैसे इसमें कर दिया है नारी शक्ति से विकसित भारत, तो आपको भारत के बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, इस ऐसे का थीम है भाई कैसे जैसे नारी शक्ति होगी
नारी शक्ति से विकसित भारत कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 डायमेंशन ध्यान से समझो, मैं अब बस वो चीज़ नोटिस कर लो, आपका समझ में आ जाएगा कि अपना ऐसे कंप्लीट है या नहीं। अब देखो पहली चीज़ आपको ये शो करना है कि नारी शक्ति से विकसित भारत कैसे बनेगा। ठीक है, अगर नारी शिक्षित नहीं होगी, नारी शक्ति से अगर मान लो विकसित भारत कब नहीं बनेगा, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस है, वो चीज़ भी आपको जरूर एड्रेस करनी पड़ेगी। एक डायमेंशन में मत लिखना है ऐसे, हमेशा याद रखना। देखो जिनको ऐसे में ज़्यादा नंबर, अच्छे नंबर मिलते हैं ना, वो दोनों डायमेंशन कवर करते हैं जहाँ पे इसको बनता है। अब यहाँ पे आपको इसमें चैलेंजेस भी बताना है, फिर आपको याद रखना जैसे सब्जेक्ट वाइज जाओगे, जैसे आप हिस्ट्री में जा रहे हो, एंशिएंट में जाओगे, मिडिवल में जाओगे, मॉडर्न में जाओगे, फिर वर्तमान में, इसमें याद रखना जब इस टाइप का जब आप बनाओगे ना, तो याद रखना इसमें बनाना आप मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे पहले आप हिस्ट्री में जाओगे, फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी में जाओ, इंडियन सोसाइटी में कैसा हालात है, फिर ज्योग्राफिकल कैसी कंडीशन होती है जो महिलाओं के जो है डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद में आप पॉलिटिकल जाओ। ठीक है, कैसे क्या भाई संविधान में कानून तो बने हैं, क्या पाने से इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। गवर्नेंस में जाओ आप। ठीक है, फिर आईआर में देखो, आईआर में ऐसी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमी में जाओ, फिर साइंस टेक में जाओ, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी कैसे है, फिर इसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, आखिर में आपका एथिक्स। ये चीज़ याद रखना, ये सारी डायमेंशन आपके ऐसे में दिखनी ही चाहिए, तब जाके आपके एक ऐसे जो है बहुत अच्छा ऐसे होगा। बस हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे सोचो, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तब इस तरीके से करना है कि भाई मैं पॉलिटिकल से इसमें क्या एग्जांपल रखूँगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, मैं बताता हूँ। देखो बच्चे क्या होते हैं ना कि वर्टिकल डिवीजन तो कर लेते हैं आराम से ऐसे में। वर्टिकल डिवीजन जैसे मैं बता रहा सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री का कर लिया, पॉलिटी का कर लिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कर लेता है, वो एक एक पॉइंट लिख देंगे। पर याद रखना आपको हॉरिजॉन्टल भी जाना है। कैसे, जैसे मान लो नारी है, भाई नारी है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें एज ग्रुप भी जाओगे आप। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। दूसरी बात आप ये भी चीज़ याद रखो कि इसमें जो है आपको जो है जो भाई कास्ट के बेस पे भी जाओ। नारी तो भाई SC ST में बहुत बुरा हाल है। ठीक है, OBC में थोड़ा बहुत और ठीक है, पर जनरल में देखो इस तरीके से भी आपको जाना है। उसके बाद में आपको आर्थिक आधार पे भी जाना है महिलाओं के। ठीक है, वो उच्च वर्ग में महिलाओं का कैसे अधिकार है, मध्यम वर्ग में कैसे है, निम्न वर्ग में कैसे है। ठीक है, फिर आप संस्थाओं के आधार पे भी जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से आपको हॉरिजेंटल डिवीजन भी होना चाहिए। बहुत लोगों के देखो याद रखना कि मतलब वर्टिकल तो डिवीजन कर देते हैं वो ऐसे में, पर हॉरिजेंटल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे लिखो ना, तो उसमें तो खास तौर से ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको हॉरिजेंटली भी जाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इंट्रोडक्शन की बात आती है, इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखना कि मतलब ज़्यादा अच्छा मैंने देखा है कि नंबर जिनको अच्छे मिलते हैं तो जो पोइम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो कोट से शुरू करते हैं या कोई कविता से शुरू कर दिया। ठीक है, या जो है कि आप कोई एक स्टोरी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब देखो एक चीज़ याद रखना, स्टोरी ऐसा नहीं है कि भाई रियल में कोई घटी तो आप खुद से भी आर्टिफिशियल एक स्टोरी बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपके जो है क्वेश्चन की जो थीम है उसको मतलब वो डिफाइन करे, बस ये चीज़ याद रखना। वो आर्टिफिशियल भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जो सबसे पहले ये है कि इंट्रोडक्शन में आपको जो है ये थीम क्लियर हो जानी चाहिए। भाई इस थीम से आपने क्या समझा है कि भाई नारी शक्ति से कैसे विकसित होगा भारत, तो ये एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। चाहे आप कोट लिखो, चाहे कुछ भी, आप देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। कोट लिखने वाला तरीका होता है, कोई स्टोरी शुरू कर सकते हो आप, या फिर जो आप इसी को डिफाइन भी कर सकते हो। डिफाइन करने वाला मोस्टली उसमें लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म दिया हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि आप टर्म को डिफाइन कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं आपने कैसे किया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताते भी जाऊँगा। ठीक है, सेवा एक ट्रेड यूनियन है जिसकी स्थापना 1972 में इला भट्ट ने स्वनियोजित महिला श्रमिकों के समर्थन के लिए की थी। ठीक है, आज इसके 15 लाख से अधिक सदस्य हैं जो सूक्ष्म वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करते हैं। सेवा की महिलाएं सामूहिक कार्यवाही और उद्यमिता सशक्तिकरण का उदाहरण है जो भारत के विकास में योगदान देती है। वहीं स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड उसकी महिलाओं के साथ व्यवहार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कुछ कमी है आपके, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात याद रखना है, ठीक है, नॉलेज तो है, कंटेंट आप ये कर ही लोगे, पर सबसे बात होती है रिप्रेजेंटेशन कि आप कैसे अपने ऐसे को प्रस्तुत कर रहे हो। तो याद रखना जब भी आप इस तरीके से लिखो तो कब याद रखना कि कम से मतलब ठीक है, अगर आप मान लो थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइनें से ज़्यादा मत जाया करो। अब देखो यहाँ पे आपने कितनी लाइनें, देखो पैराग्राफ बिना चेंज किए हुए लिख दी, तो ये गलत आदत होती है। ऐसे में याद रख लें, ऐसे हो जाए जनरल स्टडी याद रखना।
मैक्सिमम अगर आप ठीक है बड़ा बड़ा भी लिख सकते हो 6-7 से ज़्यादा लाइन से ज़्यादा नहीं, 6-7 लाइन के बाद में आप पैराग्राफ चेंज करना सीखो, ये चीज़ याद रखना। मोस्टली जैसे एक पेज होता है ना, एक पेज में 2 पैराग्राफ तो ज़रूर बनाओ। देखो आपने जैसे इसमें पूरा एक ही ओनली वो लिखा है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप एक कोट लिखोगे, जैसे आपने यहाँ कोट ऐसे डाल दिया नहीं, जैसे आप लिखोगे तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उसके बाद में ये लाइन पूरा छोड़ो, उसके बाद में पूरा एक अलग से इधर इन्वर्टेड कॉमा में बनाओ जैसे आपने यहाँ पे बनाया। समझ में आया? ये चीज़ याद रखना, फिर उसके बाद में आगे से शुरू करो। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, वो भी आपको सीखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ना, मतलब बात वही होती है, देखो कंटेंट तो आप लिख ही लोगे, सब लोग कंटेंट लिखते हैं, पर किसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है वो भी बहुत मायने रखता है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, आपने यह लिखा, इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह कहना भी तार्किक है कि महिलाओं की असीम शक्ति के बिना विकसित भारत अधूरा है। अब जैसे मेरा मानना है कि आपने, ठीक है, नारी शक्ति से कैसे विकसित होगा भारत, ठीक है। अब देखो इसमें जब भी आप ऐसे की डायमेंशन तय करना चाहो तो WS वर्ड वाले से भी शुरू कर सकते हो कि भाई जैसे लगाओ, क्या नारी शक्ति से विकसित होगा भारत, कब जो है भारत विकसित होगा, ठीक है, क्या नारियों का योगदान होगा महत्वपूर्ण, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो है आप डायमेंशन बना सकते हो, ठीक है। चलो मतलब इंट्रोडक्शन मेरा मानना कि एवरेज इंट्रोडक्शन है, थोड़ा इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, स्टोरी हो गया, थोड़ा इसमें थोड़ा क्लियर करो कि कैसे जो है नारी शक्ति के, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपने लिखा है, ठीक है, परंतु एवरेज है, ठीक है। फिर आगे आपने शुरू किया है, ये हाथ जो पालना झुलाते हैं, ये वही वो हाथ है जो राष्ट्र को चलाते हैं। अच्छा कवि, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पे ऐसे लिखो, कवि रोज की ये पंक्तियाँ है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में लिखो, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करो, तो ये पैटर्न भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दो, उसके बाद में ये लिखो, फिर उसके बाद में लिखो कि ये जो है पंक्तियाँ ये बताना चाह रही है। कवि रोज की ये पंक्तियाँ भी महिलाओं के राष्ट्र के संचालन से उस राष्ट्र की प्रगति रेखांकित करती है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा कि तो उसमें थोड़ा सफल का दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे भाई इंदिरा गांधी है, ठीक है। सर इंदिरा गांधी जी का दे सकते हैं इस टाइम? अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं भाई, उन्होंने काम किया है ना भाई, स्वाभाविक सी बात है। नहीं सर, काम किया हमको पता है, लेकिन सर मतलब इस टाइम बड़ा विवाद में ना मूवी बनी है एक, तो इस सेक्टर में और सब लगता है। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं भाई, जो जिन्होंने काम किया वो काम किया है, वो उस आधार पर टेंशन मत लो, ठीक है। देखो ना इसका, चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी आप ये डरते हो भाई बीजेपी के बैठे होंगे लोग वहाँ पे तो इसका मैं हमेशा याद रखना कि न्यूट्रल कर देना, जब मान लीजिए आप इंदिरा गांधी डाल दियो ना, तो आगे जाके एक जो है इनकी भी डाल दो समझ में है, तो न्यूट्रल कर दिया करो, बस वो न्यूट्रल पर्सनैलिटी आपका शो होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। पर डालना चाहिए भाई, जिसने काम किया उसको तो डालेंगे ना, अपन क्यों नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, देखो आपका लिंकेज नहीं दिख रहा है, एक पैराग्राफ से आप दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हो, तो देखो क्रमबद्धता की कमी है आपके ऐसे में, ये चीज़ याद रखना। और ये ऐसे की सबसे मेन विशेषता होती है, ये जीएस का आंसर नहीं है, याद रखना क्रमबद्धता जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि सिस्टमेटिक होना चाहिए आपका, जैसे मैंने कितनी बार बोला, जैसे आप हिस्ट्री से पे जाओ, जैसे जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग जाओ, तो यहाँ पे देखो ऐसे नहीं है। और दूसरी बात, लिंकेज ज़रूर होना चाहिए, मतलब लिंकेज करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप जैसे ये लाइन ख़त्म किए ना, फिर यहाँ पे देखना, इसलिए बोला टॉपर की कॉपी देखो, ये वहीं से सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद जैसे मान लो अगर आपको भाई आर्थिक क्षेत्र में देखना चाह रहे हो, इसके बाद हम आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, फिर यहाँ से शुरू कर दो, या हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से आपको वो यहीं जो आखिरी लाइन लिखोगे ना, उसी जो है सेकंड पैराग्राफ जो शुरू करोगे वो यहीं शो हो जाना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, तब वो लिंकेज दिखता है कि आपके ऐसे में। याद रखना, भारतीय महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करती रही है, चाहे वो राजनीति में इंदिरा गांधी जैसी राजनेता हो, या फिर वो खेल क्षेत्र में PV संधू। भारत को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाई है, ठीक है। साथ ही कई रिपोर्ट्स में निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से अधिक दक्ष होती है, दया, करुणा, सहिष्णुता, कर्मशीलता से परिपूर्ण होती है। लेकिन आंकड़ों में देखें तो भारतीय संसद में महिलाएं भागीदार 15% से भी कम है, वहीं रवांडा जैसे देशों में 61% सांसद महिलाएं हैं। यह असमानता कहीं न कहीं विकसित भारत 82407 में एक बाधा बन सकता है, परंतु हाल ही में सरकार द्वारा 106वां संविधान संशोधन पारित कर लोकसभा राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को लागू किया गया। साथ ही बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों ने भी पंचायती राज संस्था में 50% महिला आरक्षण तय किया, ठीक है।
आपने देखो, अब फिर मैं बार बता रहा हूँ, आपने एक पॉलिटिकल एंगल लिख दिया ना। अरे देखो दूसरी बात यहाँ पे देखो, आपने एक ही पैराग्राफ चेंज नहीं किया, ये थोड़ा ध्यान देना, आगे ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप देखो पॉलिटिकल आप इतना मत खींचो, मैंने कितने बार बोला कि सारे सेक्टर आने चाहिए। फिर केवल राजनीतिक सशक्तिकरण महिला शक्ति के योगदान के लिए क्या पर्याप्त होगा? भारत जैसे देशों में जहाँ पितृसत्तात्मक सोच गहरी पैठ बनाई हुई है, साथ ही असमान वेतन है, महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा जैसी कई मुद्दे कहीं ना कहीं भारत में महिला विकास के साथ भारत के विकास को भी बाधित करते हैं। किंतु सरकार द्वारा इस ओर से कई प्रयास किए गए हैं। जहाँ आइसलैंड ने समान वेतन लागू कर वहाँ की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, भारत भी इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता के साथ भारत सरकार स्कूलों में बेटियों को छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन, मेरिट में अन्य राज्य सरकारों द्वारा स्कूटी आदि का वितरण, महिलाओं को शैक्षिक रूप से सशक्त करने का अच्छा प्रयास होगा। तो यही है कि क्या आप थीम से भटक गए हो? अब मुझे ज़्यादा लगा पूरा भटक चुके हो आप। मतलब आपको ये हमेशा याद रखना कि आपके हर पैराग्राफ में ये चीज़ शो होनी चाहिए कि कैसे जो है नारी सशक्त होगी तो कैसे भारत विकसित बनेगा। अब नारी सशक्त होने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में जो स्किल मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में उसको सामाजिक बंधुता से मुक्ति मिलनी चाहिए, कैसे उसको जो है राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, कैसे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, ये सारे पॉइंट आने चाहिए। वर्तमान में भारत में महिलाएं सभी लैंगिक जातीय पितृसत्तावादी बंधनों को तोड़कर भारत में सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दे रही है। वर्ष 2024 में का महिला कार्यबल में बढ़ोतरी होकर लगभग 37% हो गया। यहाँ पे रिपोर्ट डालो किसके अकॉर्डिंग, याद रखना ये चीज़, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग है। हाँ वो जरूर लिखो, समझ में आया, उससे ऑथेंटिकेशन बढ़ता है, समझ में आया। तो ऐसे मत लिखा करो, उससे कोई मतलब नहीं रहता, फिर रिलेवेंस खत्म हो जाता है। ऑथेंटिकेशन जरूर दो आप, ठीक है। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी चंद्रयान जैसे भारतीय मिशन में महिला का प्रतिनिधि सराहनीय रहा था, ठीक है। इन सबके बावजूद भारत में महिलाएं अनेक समस्या झेल रही है, जिनमें डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत ट्राई की 2023 की रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में केवल 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। कानून संबंधी कमियों में अनौपचारिक क्षेत्र में मातृत्व लाभ की अनदेखी, जैसे कोलकाता में न्याय तक पहुंच में महिलाओं की भागीदारी कम, जैसे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक रूढ़िवादियों के अंतर्गत तेलंगाना में महिलाओं पर परिवार को प्राथमिकता देने का दबाव, हरमनप्रीत जैसी महिला क्रिकेटरों को कम फंड मिलना आदि। नहीं अभी देखो बीसीसीआई ने किया है, उसमें अब इक्वल पेमेंट देना शुरू किए हैं, ठीक है, थोड़ा अपडेट करो अपने आप को। भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जहां तकनीकी कौशल में 1 मिलियन महिलाओं को प्रमाणित किया गया, वहीं मनरेगा जैसे कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार में 55% महिलाओं को श्रमिक का योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त केरल में पिंक पुलिस, निर्भया फंड आदि द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर कई पहले भी की गई है। इन सभी के साथ महिलाओं ने सतत विकास को बढ़ावा देने और प्रकृति संरक्षण के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे चिपको आंदोलन, मेगा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाएं द्वारा मतलब देखो ना, मतलब देखो यही पॉइंट आपको कैसे करना था, ध्यान समझो। देखो कि नारी सशक्त होगी, नारी सशक्त होगी तो वो बनेगी मेगा पाटकर बनेगी तो वो करेगी पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करेगी तब बनेगा अपना कैसा, मतलब सतत विकास भारत बनेगा। उससे विकसित भारत के साथ साथ हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जो है भारत को मजबूत जो है राष्ट्र बना सकेंगे, समझ में आया। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि जो ऐसे की जो टर्मिनोलॉजी है, हेडिंग, वो आपकी बार बार घूमनी चाहिए, वो कहीं पे भी घूम नहीं रही। तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई कुछ और ही चीज़ तो नहीं लिखने लग गया है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये वर्ड जो नारी सशक्त कैसे विकसित होगा भारत, ये आपके हर पैसेज में पैराग्राफ में दिखनी चाहिए। लगन और कर्मठ में नैतिक रूप से कार्य को समझ किया जाता है, इसी कारण कहा जाता है कि नारी व शक्ति स्वरूपा विश्व आधार भवती। निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ भारत के प्राचीन कालीन विरासत से भारत को गार्गी और मैत्री जैसे बुद्धिजीवियों ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया, वर्तमान में भी भारत के विकसित भारत 8-2-4-0-7 के विजन को साकार करने के लिए इसी तरह के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। अतः में कैसे भारत के निर्माण की जरूरत है, जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सतत विकास को आगे बढ़ाएं। अब ना मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से। जब भी निष्कर्ष लिखो ना, एक तो 2-3 ऐसे कोट ऐसे है जो आप हर जगह डाल सकते हो, देखो ध्यान से समझना। इसमें उसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ, कैसे उसको यूज़ करना आपको, देखा ना। एक है सर्वे भवन्तु, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करना था आपको, इसी ऐसे में आप डाल सकते थे। कंक्लूजन में आपको डालना था कि भाई जब नारी सशक्त होगी, नारी की जो चिंताएँ हैं, ठीक है, वो उससे जब आज़ाद होगी वो, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि नए जो है भारत का निर्माण करेगी, जो विकसित भारत होगा।
और जब विकसित भारत होगा तो गरीबी नहीं रहेगी, ठीक है, भुखमरी नहीं रहेगी, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र होगा और सबका प्रतिनिधित्व होगा। तो ऐसे देश का निर्माण होगा तो सब लोग खुशी से गाएंगे। मतलब ये भी लिख सकते हो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। तो ये बहुत अच्छा निष्कर्ष होता, ठीक, एक ये तरीका हो गया। अब यही है कि भाई आप ये भी लिख सकते थे जब कंक्लूजन करो तब, कि अगर जब नारी सशक्त होगी तो भाई विकसित भारत तो होगा ही, साथ में जो है ये चारों तरफ जो सुख समृद्धि लाएगा, चौमुखी विकास लाएगा, ठीक है, इससे जो चारों तरफ जो है शांति जो है उसकी स्थापना होगी। तो क्या होगा, उससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चे दुख भाग भवित, उसकी अवधारणा को चरितार्थ किया जाएगा। तो ये मैं देखो, जैसे मैं हर ऐसे में इनका यूज़ करता हूँ इन दोनों का, तो जिसमें इसमें मेरे अनुसार सारा ज़्यादा अच्छा वो होता, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा याद रखो ना। दूसरी बात है ना, थोड़ा जो मैंने एक चीज़ बोली है, थोड़ा एक तो भाई एक पैराग्राफ में, कभी एक पेज में एक ही पैराग्राफ में मत लिखो, थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा लयबद्धता का ध्यान रखो। दूसरी बात भाई, जब आप मूव ऑन कर रहे हो एक तो सेक्टर को भी याद रखना, भाई किस में किस, भाई किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है अपने को, वो चीज़ें याद रखना, ठीक है। और जब भी एक और कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसका जो है ऑथेंटिकेशन ज़रूर दो, भाई किसके द्वारा ये है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। साहित्य और नैतिकता, अब देखो भाई साहित्य, देखो ध्यान से समझना, अब इसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा। एक रिलेशनशिप बन सकता है कि साहित्य और नैतिकता दोनों अलग अलग हो, क्या ये चीज़ है। अब आपको ऐसे इस तरीके से लेके चलना, मतलब ये डायग्राम तो नहीं बनाना, पर आपको ऐसे लेना है, क्या साहित्य और नैतिकता दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो यही होगा कि साहित्य और नैतिकता एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्या साहित्य के अंदर नैतिकता आती है, ये नैतिकता के अंदर जो है साहित्य आता है। तो ये जी हमें यार वो किस टाइप का टॉपिक है, किस तरीके से उसको डिलीवर करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, यदि साहित्य में नैतिकता नहीं तो वह केवल शब्दों का ढेर है, महादेवी वर्मा, ठीक है, अच्छा कोट लिखा आपने। और थोड़ा काटा पेटी से भसना एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ यार, इसके लिए आप पहले से ही रफ पेज में काम कर लिया करो, इंट्रोडक्शन ये सब जो है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग आप पहले से उधर कर लिया करो। साहित्य और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही सामाजिक प्रतिमान, राजनीतिक प्रतिमान, आर्थिक प्रतिमान और पर्यावरणीय प्रतिमानों को गढ़ते हैं और मानव को एक प्रगतिशील और सतत समाज निर्माण के लिए इन प्रतिमानों पर चलने को प्रेरित करते हैं। अब देखो, एक चीज़ तो आपने ये हो गया, ठीक है, इसका ये पक्ष माना, तो आप इसको पुष्ट करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे इसके अकॉर्डिंग। दूसरा याद रखना कि काउंटर भी जरूर करना है। अब देखते हैं कि आपने काउंटर किया या नहीं किया। नैतिकता को साहित्य से गहरा संबंध होता है। साहित्य समाज के प्रतिबिंब के रूप में भूमिका निभाकर समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दो, कैसे, याद रखना ये चीज़ कैसे देता है। जैसे आप भाई मुंशी प्रेमचंद का अगर आप डालोगे तो उससे क्या मिलता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। जैसे उनका जो वो वाला था नमक का दारोगा, तो उससे क्या मिलता है उससे, भाई उससे अपने को इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये चीज़ें मिलती है देखने को। तो वो से नैतिकता को भी बढ़ावा दे रहा है ना, ठीक है। उसके जो भी मतलब ऐसे आपको एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल जरूर दो, बिना एग्जाम्पल याद रखना ऐसे निरर्थक हो जाएगा, इसे याद रखना। ध्यात्व है कि साहित्य का अर्थ ही स प्लस हित की भावना है, जिसका भावार्थ है कि साहित्य वह है जो समाज और संपूर्ण समुदाय मात्र के हित के लिए लिखा जाता है। जैसा कि प्रेमचंद के कहानी उपन्यासों में विविध विचार विमर्श, नारी विमर्श, दलित विमर्श आदि को देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी लिखो, फिर आगे जाके तो इसी से दलित चेतना बनती है। दलित चेतना के बनती है तो सब ऐसी बात है, जो हम भारतीय संविधान में इन चीज़ को डाला गया है, प्रोविजन डाला गया है, तो उससे क्या है कि भाई ये संवैधानिक नैतिकता का विषय बन गया है ना अब। तो ये चीज़ जरूर जोड़ो आप, ठीक है। वही नैतिकता है एक व्यवहारिक नीति है जिसमें सामाजिक मानदंडों, आदर्शों, प्रतिमानों का संग्रह होता है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर बताने में भी सहयोग करता है, ठीक है, ये बात भी सही है। नैतिकता के विभिन्न तत्व आदर्शों जैसे ईमानदारी, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा आदि का जब साहित्य के साथ एक किया जाता है तब कहीं साहित्य की सार्थकता सिद्ध होती है। एग्जाम्पल डालो, इसमें एग्जाम्पल की कमी है। यूँ तो साहित्य रेलवे स्टेशन, रोड आदि पर भी रसीली किताबी प्रकार का अश्लील साहित्य देख सकते हैं, पर क्या ये वह साहित्य है, क्या उसमें नैतिकता है। इसी दृष्टिकोण से सड़क छाप साहित्य को संज्ञा देना उसी तरह जैसे किसी नैतिक मूल्य विहीन अर्थात आतंकवादी का मानव कहना। इसलिए कहा भी गया है, नैतिकता से रहित साहित्य दिशाहीन होता है और साहित्य से रहित नैतिकता बेजान होती है। एकदम सही बात है। अतः इस आधार पर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य और नैतिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये वाला संबंध आ गया। आपने वो भी संबंध बता दिया जहाँ दोनों अलग है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही जब एक साथ रखते हैं तब यह प्रतीत हो जाता है कि वर्तमान कालीन समस्या जैसे भ्रष्टाचार, अनैतिकता, तानाशाही, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, धार्मिक आडंबरों वाले समाज वाले
आडंबरों वाली समाज वाली, देखो रिपीटेशन हो रहा, थोड़ा ध्यान देना इस टाइप का, ठीक है। को दशा दिखाने में दोनों का अनुकूलन संबंध योगदान दे सकता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो पंचतंत्र, रामायण आदि में नैतिक शिक्षा दी गई है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, अच्छा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर बनाए। फिर इन दोनों के संबंध पर विभिन्न पक्षों पर दृष्टिगत करते हैं कि वे तो पाते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ ये सेवा भाव, जनता में जागरूकता, जनता के प्रति है, विशेष वर्गों के प्रति जवाबदेही इत्यादि को स्थापित करने के प्रयास तो आरंभ से ही हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी ग्रंथों में मिल जाते हैं। वहीं उसी समय अशोक भी कहते हैं कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, प्रजा हित में राजा का हित होगा। वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत में महात्मा गांधी हिंद स्वराज्य भी नैतिक राजनीति की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार साहित्य ने नैतिक सिद्धांतों को समाहित करते हुए तत्वबोधिनी पत्रिका आदि के माध्यम से कुठारघात किया है। वहीं कार्ल मार्क्स और प्रेमचंद आदि ने भी आर्थिक संदर्भों में साहित्य नैतिकता को उद्भुत संयोग कर मानवता के लिए जरूरी बताया, ठीक है। ध्यान है कि आज के समय में पर्यावरण संकट में ज्वलंत एवं सबसे बड़ा वैश्विक संकट बनकर उभरा है, जिसमें मानव द्वारा पर्यावरण नैतिकता को दरकिनार करते हुए असाधारण तरीके से विकास में पृथ्वी के संसाधनों को दोहन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संकट से चिंतित लेखकों ने क्लाइमेट फिक्शन जैसी अवधारणाओं को जन्म देकर विभिन्न साहित्य रचनाओं द क्लाइमेट बुक, द फैक्ट्स एंड द सॉल्यूशन लिखी, ठीक है। आप इसमें देखो, उसमें साइंस वाला पोर्शन उसमें भी नहीं था, इसमें भी आपने शायद लिखा नहीं है। नैतिकता के बिना क्लाइमेट फिक्शन की रचना अतार्किक भी लगती है, क्योंकि नैतिकता के तटस्थ होकर लिखा गया क्लाइमेट फिक्शन मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक विकास के प्रति किसी को प्रेरित कर पाएगा। मोटे तौर पर हम देखें तो निश्चित रूप से ही साहित्य और नैतिकता दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर होते हैं, परंतु कभी कभी लेखक की स्वयं की नैतिकता जो कि परंपरागत अथवा रूढ़िवादी हो सकती है, क्योंकि नैतिकता व्यक्तिगत मामला होता है। अतः तब वह साहित्य क्या समाज के हित का कहा जाएगा, जैसा कि मनुस्मृति जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर देती है, ठीक है। अंततः साहित्य और नैतिकता का परस्पर संबंध व्यक्ति को अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के निर्माण की राह दिखाता है। पर सत्य कि व्यक्ति अथवा लेखक के साहित्य विचार भी नैतिक व प्रगतिशील होने चाहिए, और यह बात भी सत्य है कि प्रगतिशील नैतिक विचारों से युक्त लेखक द्वारा रचित साहित्य एक सभ्य, संतुलित, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे भविष्य में टिकाऊ होगा और समाज भी समावेशिता से युक्त में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह होगा और हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकेंगे। अतः हम कह भी सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा एक तो वैज्ञानिक पक्ष भी जोड़ो, ठीक है। वैज्ञानिक नवाचार कैसे आएगा, जब साहित्य जब ऐसी बातें करेगा तो समाज में याद रखना रूढ़िवादी परंपराओं का पतन होगा, ठीक है, याद रखना ही चाहिए। तो एक पक्ष आपने वो थोड़ा साइंटिफिक वाला थोड़ा उसमें किया, ठीक है। दूसरी बात है कि थोड़ा इन चीज़ों से जोड़ो, धार्मिक नैतिकता की बात कौन सिखाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। जैसे भाई आजकल जो है टॉलरेंस नहीं रहा लोगों में, तो कहीं ना कहीं साहित्य भी है जो इसी तरह का उभर रहा है, ठीक है। फिर साहित्य का जो बिगड़ा हुआ रूप है जो फिल्मों के द्वारा आता है, उसके द्वारा जो है स्वाभाविक सी बात है कि नैतिकता में विचलन होता है लोगों में, ठीक है। राजनीतिक जो है साहित्य भी होता है, राजनीतिक साहित्य मतलब राजनीतिक उसमें पक्ष को दिखाया जाता है, राजनीतिक हित के लिए भी जो है साहित्य का यूज किया जाता है, तो वहाँ नैतिकता गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो करंट के एग्जाम्पल भी थोड़ा जोड़ो, थोड़ा एग्जाम्पल की इसमें कमी थी, ठीक है। आपका ये है कि थोड़ा बहुत आप डाइवर्सिफाई लिख रहे हो, ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा उसमें ज़रूर लिखो कि और कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है, थोड़ा इसी याद रखना, ठीक है। थोड़ा क्रमबद्धता का ध्यान रखो, थोड़ा एग्जाम्पल डालो, ठीक है, और तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा, आर्थिक क्षेत्र में अगर आप ऐसा, रवि सिया का जाके ऐसे पढ़ना, रवि सिया ऐसे ही करता था। अब रवि सिया के ऐसे पढ़ो, मैंने पढ़ा है उनका, तो मैं बता रहा था ना वो ऐसे ही करता था भाई। अब जैसे आखिरी पैराग्राफ करेगा हम, अब हम सामाजिक क्षेत्र की ओर जाते हैं, फिर वो सामाजिक क्षेत्र के बारे में, सामाजिक क्षेत्र गया, अब आर्थिक क्षेत्र की तरफ, राजनीतिक क्षेत्र की तरफ, ऐसे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं तो चाहे तो तीनों निबंध में यही कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे इससे क्या है ना, थोड़ा भटकाव होने के चांसेस रहता है। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना सेक्टर वाइज, तो आप भटकाव कम रहेगा और डायमेंशन ज़्यादा दे पाओगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, सही बात है, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना आप। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि वर्टिकल तो सब लोग जाते हैं, थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी जाने का प्रयास करना, ठीक है। तो मतलब जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में 2-4 एस्पेक्ट्स और डाल दो उसमें। हाँ ये चीज़, जैसे समाज में आप जाते हो तो भाई समाज में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे मान लो महिला के बारे में, महिला के परिवार में कैसी स्थिति है, महिला की व्यक्तिगत जो है एज के अनुसार कैसी स्थिति है, महिला की जाति के अनुसार कैसी स्थिति है, समझ में आया, महिला की राजनीतिक स्थिति कैसी है, तो ये उसमें बहुत सारी डायमेंशन मिल जाएगी आपको। तो वो चीज़ याद रखना, वही जो है
एक मतलब सर किसी को लेके 2 पैरा तो मिनिमम ले ही सकते हैं, जैसे मान राजनीतिक के 2 पैरा, 2 आर्थिक के, 2 सामाजिक मुझे के, ये 2 बताइए कि आपके कितना पेज क्या देता है लिखने के लिए? 6 देता है शायद सर, 600-700 शब्द में 6 देगा या 7 देगा। आज जैसे यूपीएससी 12 देता है, हाँ, तो 6 पेज मान के चलो, ठीक है। तो 6 पेज है तो लगभग ये मान के चलो कि है ना, देखो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की थीम क्या है। जैसे अगर वो सेंट्रिक है भाई, आर्थिक ही सेंट्रिक है, समझ में आया? तब क्या करना है आपको, जब आप जैसे मान लो देखो कुछ जो, जैसे अभी इसमें साहित्य आ गया था, नैतिकता आ गई थी, फिक्स कर दिया। परंतु फिर आप क्या करोगे, साहित्य और नैतिकता को आप अलग अलग सेक्टर में लेके जाओगे, ठीक है। तो इसमें जैसे राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सामाजिक रुचियाँ होती है, ठीक है, संवैधानिक कैसे नैतिकता आती है। तो ऐसे करके आपको फिर अलग अलग सेक्टर में घुसना होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप, ठीक है, देखो मेरा मानना है कि बस रिलेवेंस ये होना चाहिए, चाहे चाहे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें एक आध एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर का एग्जाम्पल आए, ठीक है। और उसके बारे में जो है टॉपिक की जो थीम है उसको क्लियर कर दे, बस एक ही डालो। अगर उससे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर आपके पास डायमेंशन खूब ज़्यादा है तो जितना डायमेंशन दोगे उतना ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेगा, पर याद रखना एग्जाम्पल जरूर, ठीक है। बीच बीच में आपने कोट्स डाले, ये भी बहुत अच्छा है। कोट ज़्यादा ज़्यादा भी मत डालना, मेरा मानना है कि 4 से ज़्यादा 4 खूब होते हैं, इतना ही यूज़ कर लो, खूब होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पर ये जो है एग्जाम्पल जो है रिपोर्ट को डालना चाह रहे हो, वो सब चीज़ें ज़रूर डालो, ठीक है। और कोई चेक कराना है आपको शिवम? हाँ सर, उसमें है अंदर कॉपी है सर। कौन सी वाली बताओ आप? सर बहुत पीछे तक हो गई, देख रहा है। नहीं, मैं बताओ, मैं वो बताओ पहला क्वेश्चन क्या था उसका मैं बता दूंगा। जैसे ये तुम्हारी कॉपी है, लास्ट वाली आपने डाली थी। कौन सी चेक करनी है? एक तो ये है तुम्हारी और एक ये है। एक दो सर, ये आगे वाली कर दो, परंपरा वाली। अच्छा, वो वाली कर दो, ठीक। पीवाईक्यू पे थोड़ा ना कंटेंट पे काम करके अच्छे से, चैट जीपीटी पे या जो भी है आपके पास स्टैंडर्ड बुक है जो भी है उसका अच्छे से यूज़ करके लिखा करो, उससे कंटेंट पे काम आपका बढ़ेगा। तो वो टेंशन नहीं होगी आपको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर लिखा, आराम से लिखो, ठीक है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चौल काल के योगदानों पर चर्चा कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, गुप्त काल ये सर मैं टैग कर दे रहा हूँ, ये वाला और कर देना मेरा। हाँ कर देना, बताओ। टैग कर दिया सर, इसको अभी कर दो, इसको मत करो सर। अच्छा, अभी टैग के उसको कर दो। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, इसको आप बाद में कर देना। 1 मिनट, क्या सही सुनता? ठीक है, ये वाला क्या था, ये अलग है, ठीक है। फिर इसके बाद शायद ये वाला। हाँ सर। देखो, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के बहाते रूप का निर्माण करते हैं। तर्क संगत उत्तर दीजिए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, लॉजिकल जब भी देना होता है तो आपको आर्गूमेंट देना ही होगा, मतलब आपको एग्जाम्पल डालने ही होंगे। आप थ्योरेटिकल आंसर नहीं दे सकते, ये चीज़ याद रख लेना। जब भी देखो, मैं फिर बार बताऊँ, ये जो पीछे लिखा रहता है ना, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर को दिशा को मोड़ देते हैं, आपको किस टाइप फैक्ट देने हैं, क्या देने हैं, ठीक है, याद रखना, इससे पूरा आंसर बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, पहले भाई यही डिमांड है कि भाई धर्मनिरपेक्ष भारतीय रूप निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको एग्जाम्पल देने हैं, सीधी सी बात है। तो आप सब बताइए, इंट्रोडक्शन में धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन कर दो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को ही करो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सर्वधर्म समभाव का है, जहाँ राज्य से अपेक्षा होती है कि किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। मैं फिर बार बताऊँ, एग्जाम्पल जरूर लिखो, ये चीज़ याद रखें। सर इसमें क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं? क्यों नहीं आएगा, जैसे अमरनाथ यात्रा की भी अगर सरकार उसमें सेवा मतलब वो करती है, सुरक्षा करती है, वहाँ पे प्रावधान करती है, वैसे हज यात्रा का भी प्रावधान करती है, ठीक है। तो दोनों को संभाव से देखा जा रहा है ना। एग्जाम्पल जरूर लिखो। देखो सोसाइटी हो गई, इन चीज़ों में देखो एग्जाम्पल से ये लगता है कि एग्जामिनर को कि भाई इनको क्लियरिटी है इस टॉपिक के बारे में, एकदम क्लियर, अरे ये बंदा समझ रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारे इथिक्स में भी देखा कि इथिक्स में तुम एग्जाम्पल नहीं डालो। जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो इथिक्स में, विदाउट एग्जाम्पल आगे मत बढ़ो,
ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आपको देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि देखो, पहला तो क्वेश्चन का यही डिमांड है, क्या आप एग्री करते हो, तो आपको यहाँ लिखना है हाँ, फिर उसके बाद में आप एक्सप्लेन करो। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि पूछ ही रहा है आपसे, क्या आप ये मानते हो कि भाई सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? आप बोलोगे यस। फिर आपको देने हैं एग्जाम्पल, कैसे सहिष्णुता है, कैसे सम्मिलन है, कैसे बहुलता को भारतीय धर्मनिरपेक्षता उसको बढ़ावा देती है, उसको निर्माण करती है। समझ में आया? तो पहला तो आंसर आपको यहीं आएगा, ये याद रखना, ऐसे मत बढ़ना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का सहिष्णुता तत्व, इसका अर्थ है भारत में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय लोग एक दूसरे के प्रति शांति, सम्मान और सहिष्णु भाव है। उदाहरण, भारत में बौद्ध व जैन धर्मों द्वारा अहिंसा व शांति का उपदेश दिया गया था, ठीक है। गुरु नानक देव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का उपदेश दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय, अरे सर राष्ट्रीय, सॉरी गलती से लग गया तो जल्दी। मुझे बता, देखो टॉलरेंस पावर कैसे मिलेगी, आप ये चीज़ सोचिए। देखो टॉलरेंस कैसे बढ़ती है, सबसे पहले चीज़ यही चीज़ याद रखना, जब हम सबको समभाव दृष्टि से देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अशोक का जरूर एग्जाम्पल डालो। अशोक यही तो बोलता था कि कभी भी अपने को दूसरे धर्म का जो है समदृष्टि से देखना चाहिए, और ये कभी भी अपने धर्म का रक्षा तभी हो सकती है जब आप दूसरे धर्म को भी प्रोटेक्ट करो। गांधी का एग्जाम्पल जरूर दो यहाँ पे, समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, गांधी का और अशोक का एग्जाम्पल जरूर दो, ठीक है भाई। टॉलरेंस कैसे, धर्मनिरपेक्षता तो सिखाती है ना अपने को। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तभी तो, स्वाभाविक सी बात है, आजकल वायलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता उल्लंघन हो रहा है भाई। स्वाभाविक सी बात है, धर्मनिरपेक्षता अगर आप पालन करते हो तो टॉलरेंस जरूर आएगा भाई। ये चीज़ याद रखना, जैसे अशोक में आया, महात्मा गांधी में आया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सम्मेलन तत्व कैसे है? सम्मेलन के अर्थ में भारतीय संस्कृति में विभिन्न व्यक्तियों और जातियों के समुदायों को शामिल होना है। सब कुषाण, हिंद, यवन आदि भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता बहुलता तत्व कैसे है? नहीं, यहाँ पे एक और एग्जांपल डालो। देखो सम्मिलन तत्व में एक चीज़ याद रखना, जैसे पारसियों को अपन ने एक्सेप्ट किया भारतीय धर्म ने। दूसरी बात, जितने भी नए धर्म आए उनको एक्सेप्ट करते चले गए, कभी उसका विरोध नहीं हुआ भारतीय संस्कृति में, याद रखना। फिर उसके बाद मुगल आते हैं, मुगल भी यहाँ पे आके रह जाते हैं और गंगा जमुना तहजीब बनती है। ये एग्जाम्पल जरूर लिखो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। धर्मनिरपेक्षता का बहुलता तत्व अर्थ विभिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदाय के भारत में उपस्थिति, ठीक है। धार्मिक, जातीय, भाषा विविधता के बावजूद एक दूसरे के साथ समन्वयवादी दृष्टिकोण है। आप लिखो ना, इसमें एग्जाम्पल दर्शाओ। जैसे कोविड-19 में सोचो कि सब अपने जो धर्म के बंधनों से, संप्रदाय के सबसे मुक्त होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ठीक है। जब मान लो कि बाढ़ आती है उस टाइम जो है, अब ये चीज़ क्या है, धर्मनिरपेक्षता की है, तभी तो अपने एक दूसरे की सेवा कर पाते हैं ना। नहीं तो सोचो कि स्वाभाविक सी बात है कि नहीं तो कितनी भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो ऐसा बोला जाता है कि भाई हमेशा खतरा होता है डाइवर्सिटी से, पर भारत में विविधता में एकता के तत्वों को समाहित किया है। वो क्या है? वो धर्मनिरपेक्षता के तत्व तो वही तो है ना। भाषा विविधता है, ठीक है, धार्मिक विविधता है। गौरतलब है कि यद्यपि सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलता ने भारतीय निरपेक्षता को कुछ हद तक नकारात्मक रूपों जैसे आपसी संघर्ष, एक दूसरे संस्कृति में सहज न हो पाना आदि से प्रभावित जरूर किया, परंतु इन अपवादों छोड़े तो इन तीनों को तत्वों ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पश्चिम से अलग कर, देखो ये चीज़ याद रखना, नहीं आप है ना, देखो एक चीज़ याद रखना, धर्मनिरपेक्षता याद रखना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके कारण नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसको नहीं समझने के कारण नेगेटिव चीज़ें हो रही, ये चीज़ याद रखना। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है धर्मनिरपेक्षता, अपन ने इसको अच्छे से समझा नहीं है, ठीक है। पहले कारण धर्मनिरपेक्षता आखिर में है क्या, ठीक है, उसके कारण दिक्कत होता ना, कि धर्मनिरपेक्षता के कारण कभी दिक्कत नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। धर्मनिरपेक्षता एक पॉजिटिव टर्म है। दूसरी बात, हमेशा एक चीज़ सोचो कि भाई धर्मनिरपेक्षता जो है सभी धर्मों का सम्मान महत्व देता है, पर वही है कि वोट बैंक की राजनीति। अब यहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंजेस लिखना चाहिए था भाई, चैलेंजेस कौन सी जो चीज़ें हैं वो जो आपको इसको वो बनाती है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो, कोई नहीं, ठीक है। पर थोड़ा याद रखो कि वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है धर्मनिरपेक्षता। तो फिर तो वही बात होगी कि आप बीजेपी वाली जैसी बात बोल रहे हो कि भाई धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय हिंदुओं के लिए नुकसानदायक है तो वो गलत कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि उसको समझा ही नहीं गया फिर धर्मनिरपेक्षता को, ये चीज़ याद रखना। भूमंडलीय उष्मन का पर टिप्पणी कीजिए। इसमें एक मैप आएगा, जाके आप देखना, एनसीईआरटी में है, ठीक है।
कमेंट लिखना है आपको, कमेंट सभी सी बात है, इसके सारे पक्ष आएंगे उसमें। कमेंट करना तो भाई इसके भूमंडलीय उष्मन क्या होता है, इसमें कुछ क्या हो जो भी है क्लियर करोगे आप इसका पूरा। भूमंडलीय उष्मन से तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों विशेषतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का परिणाम है। ठीक है, टिप्पणी मतलब सभी सी बात है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, वो भी सारे आएंगे। उष्मन के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मानवीय गतिविधियाँ, ठीक है, प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, ठीक है, सही है। भूमंडलीय उष्मन के प्रभाव क्या होते हैं, प्रभाव यह रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। प्रभाव क्या होगा, तापमान में वृद्धि होती है, समुद्र जल में वृद्धि होती है, हिमबाहों का पिघलना, पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। 1 मिनट रुको, टिप्पणी लिखो, कमेंट लिख कीजिए। समाधान क्या है, भूमंडलीय उष्मन से बताओ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है ना ये, नहीं क्या है ये, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ ग्लोबल वार्मिंग सर, इसका क्या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऐसे तो कुछ ना कुछ तो मिलते ही जाता है, पर ठीक है कोई नहीं, नेगेटिव कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब याद रखना, देखो सबसे मेन चीज़ जो है इसका जो है आपका भाई टिप्पणी लिखे, भूमंडलीय उष्मन पर टिप्पणी लिखिए आप, ठीक है। तो इसमें आपने समाधान बताया कि ना उसमें कमी लाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ना इसको थोड़ा एलिब्रेट करो, हिमालय पे हिमालय का पिघलना हो जाएगा तो इससे क्या होगा, नदियाँ सूख जाएगी, ठीक है, पानी की कमी होगी, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र पर नेगेटिव इम्पैक्ट। याद रखना इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है, ये चीज़ याद रखना। तो उससे क्या होगा, भुखमरी होगा, ये जरूर लिखो, ऐसे ऐसे लिख के मत छोड़ो, याद रखना ये चीज़, ऐसे लिख के मत छोड़ो, ठीक है। तापमान में वृद्धि होगी तो भाई कौन कौन समस्या होगी, हीटिंग की जो है ये अभी चलेगा गर्मियों में जो चलता है, वेव्स, हीट वेव की समस्या होगी, मौसम में अनिश्चितता आ जाती है। समझ में आया, अगर आप ऐसे पॉइंट भी लिखते हो, देखो मैं याद रखना, जब आप इस तरीके से पॉइंट लिखते हो ना, तो इसको देखो मैं बताता हूँ, अक्स जैन था ना, जो भी 2018-19 में कौन टॉपर था वो, ठीक, वो क्या करता है, जैसे तापमान बढ़ गया वो, हाँ वो इसी को आगे जाके बस ऐसे कर देता था। इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तापमान बढ़ते होते समुद्र का विस्तार होगा, तो जलमग्न हो जाएंगे जो प्रायद्वीपीय जो तट है ये सब, ठीक है, ये लिखो। फिर उसके बाद में तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, बस इतना लिखो। अरे ये वो बस ये सिग्नल इसका साइन का यूज़ करता था, ठीक, मतलब एक एक दो पॉइंट जरूर लिखो, आपने ये यहीं लिख के छोड़ दिया नहीं, ये चीज़ याद रखना भाई। आप ये दिखाओ ना, समुद्र जल में वृद्धि हो रही है तो इसका भाई क्या इम्पैक्ट भी पड़ेगा। फिर आपने संविधान बताया, ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन में कमी, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम, नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, सरकारी प्रयास, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, वनरोपण, वनों की रक्षा, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, वन मित्र योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूनिसेफ, कॉप हाल में, ठीक है, अनुकूलन, जल प्रबंधन, नई तकनीक। गौरतलब भूमंडलीय उष्मन एक गंभीर समस्या जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके तत्कालिक कार्रवाई आवश्यकता है तो भारतीय सरकार पंचामृत, लाइफ महल आदि से सतत ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। अब देखो एक चीज़ ध्यान समझना, इसका मतलब देखो टिप्पणी करने का मतलब होता है कि कमेंट करना। कमेंट जैसे ध्यान समझना, जैसे मैं बोलूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के व्यक्ति थे, उन्होंने जो डिसीजन दिया था, आप उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो ओपिनियन याद रखना कि दोनों आएगा भाई। कोई उसके बारे में बोला गया सही है, क्या बात है इसमें, कुछ बोलेंगे नेगेटिव भी है, पर आपने को देखना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन है भाई, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको इसके बारे में, हाँ ये सारी चीज़ें आपने बताई, कैसे भारत की जो है अर्थव्यवस्था उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आप ये सारी चीज़ें पॉइंट है वो जोड़ोगे जरूर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इस टाइप कमेंट करने मतलब होता है, कमेंट याद रखना कि पॉजिटिव भी हो सकता है कमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव ही होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे देखो, स्मार्ट सिटी हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, ठीक है, याद रखना। अब पहले तो आप स्मार्ट सिटी को डिफाइन करोगे। स्मार्ट सिटी एक ऐसी शहरी परियोजना है जो आधुनिक तकनीकों और कुशल अधोसंरचना के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाजनक पर्यावरण अनुकूल जीवन प्रदान करती है, ठीक है, अच्छा है। जैसे भाई भारत में स्मार्ट सिटी मिशन बनाने का प्रयास किया गया था 100 का, वो जो आज तक कभी बनी नहीं और आगे कभी बनेगी नहीं। चलो ठीक है, अब देखो इसका आपको तत्व बताना है, ये मत लिखो, ठीक है, बाद में विकसित किया जिसका लक्ष्य है, ठीक है। चलो बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा माना थोड़ा बहुत छोटा मोटा एग्जांपल लिख के भी कर सकते थे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी उसका। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखनी, इसका कि तुम्हें अलग से कोई नंबर नहीं मिल देगा कि हाँ बीजेपी वाला तो 1 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता कभी भी।
ये चीज याद, कभी कभी होता है मोदी के प्रेमी ज्यादा हैं इस टाइम। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नंबर मिल जाएगा इस चीज़ का। ठीक, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर ये याद रखना इसका 1 नंबर दे देगा नहीं, कभी नहीं। ठीक है, बस जैसे करके यहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी मिशन जो है बस वो उतना लिख सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन जब शायद 2016 में जब भी शुरू हुआ, बस इतना लिख सकते थे आप, शायद 2014 में शुरू हुआ था, जो भी है, मतलब बस इतना लिखो। हाँ, उस उतना ही लिखो बस, समझ में आया। बस एग्जामिनर को आपको बताना कि आपको पता है, बस अब ये पता नहीं मोदी वोदी है, ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इससे नंबर नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, और अपने जो आप बता रहे थे ना कि 3.5 घंटे में पेपर, वो यही कारण है। तो ये चीज़ें याद। हाँ सर, मतलब मैं रूम का कोशिश करता हूँ छोटा छोटा पॉइंट लिखने के, वहाँ बहुत बड़ा पॉइंट लिखने में आता, मतलब मैं अपने आप बड़ा पॉइंट लिखने में आता, छोटा लिखाई नहीं जाता वहाँ पर। कोई नहीं, वो धीरे धीरे होगा, जब ज़्यादा बार बार रिविजन करते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मतलब, हो जाएगा, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अब बात आती है भाई मूल अवसंरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं। दक्ष परिवहन होना चाहिए, यातायात प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, क्या क्वेश्चन की डिमांड कैसी है बताइए, तो आप है ना इसमें ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आपको बस यही बताने हैं भाई उसके मूल अवसंरचनात्मक तत्व कौन से है, बस। क्या एक्सप्लेन करने को बोला है? नो। तो आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? समझ में आया, जिसमें भी आप 3 एग्जाम्पल दे रहे हो, तो ये है कारण जो आपका, बस यहाँ पे एग्जाम ये लिखा है, बस आप जो है फटाफट वो कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये इतना आपको नहीं करना, ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट जल प्रबंधन होना चाहिए। अगर लिख भी रहे तो एक आध एग्जाम्पल लिखो, दो, मैं फिर बार बताऊँ, इसका 2 लिखने से आपको अलग से नंबर नहीं मिलेगा। आपको 10 में से 12 नंबर नहीं मिल जाएंगे, ये चीज़ समझिए। तो पेपर भी कंप्लीट करना ये चीज़ हमें स्वास्थ्य स्वच्छता है, ठीक है, बस यही लिखो, कोई ज़रूरत नहीं इसके लिखने के आगे। ठीक है, स्मार्ट भवन का निर्माण, हरित भवन की अवधारणा, बस ये हरित भवन लिखो, बस समझ जाएगा वो, ये अभी दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी डिजिटल सेवाएं, ई लर्निंग, ठीक है, बस। स्मार्ट पर्यावरण प्रबंधन, सतत शहर, स्मार्ट सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है, बस ये पॉइंट ही बता, वो आपसे ये पूछ ही नहीं, बस यही पूछ रहे कि बताइए बस वो कौन से है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अतः स्मार्ट सिटी की अवधारणा एक नए भारत के निर्माण का आकार देने के लिए सरकार और नागरिक भागीदारी का प्रयास है, जो शहरों को अधिक सक्षम, सतत बनाने, भारतीय विकसित भारत को पूरा करने में सहायक हो। ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वो इसीलिए आप एक्स्ट्रा लिखते हो ना, तो याद रखना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सारी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए मतलब सारी समस्या समाधान के जो उपाय अपनाए गए हैं ना वो बताने आपको सबसे पहले, फिर उनका बताना कि भाई उनमें क्या कमी है, क्यों नहीं ये सफल हो पा रहे। समझ में आया विवेचना करने का मतलब। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करती है, भारत में 32% के आसपास आबादी रहती है। भारत में भी 32% के आसपास आबादी शहरों में रहती है। हाँ सही है, शहरी है। ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरों के संसाधनों के दबाव व क्षेत्र विशेष में अधिक जनघनत्व से अनेक समस्याएं जन्म लेती है। शहरीकरण समस्या के आवास की समस्या, शहरी बाढ़ है, जलापूर्ति निकास है, सड़क ड्रग्स है, अपराध, परिवहन, प्रदूषण की समस्या है। इनके लिए समाधान सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना और संबंधी समस्या का समाधान किया गया है। पीएम आवास योजना, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, व्यक्ति कहीं भी राष्ट्रीय खाद्यान्न कार्यक्रम योजना लाभ प्राप्त करता है। राज्य आवास योजना के तहत मलिन बस्ती में आवास सहायता, प्रदूषण निजात, दिल्ली, ठीक है, इंदौर में जल प्रबंधन किया गया है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं। अरे आप ये चीज़ समझिए, देखो यही गलती होती है। अब आपने क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझा। भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। जो ये समाधान अपनाए गए ना, तो डायरेक्ट आपको चाहते तो ना आप शहरीकरण की समस्या से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते थे, वहाँ पे आप थोड़ा जैसे करके 1-2 जोड़ देते, ख़त्म बात। फिर उसके बाद में भाई इनके लिए समाधान के लिए ये सरकार की स्कीमें चली थी, अब उनकी कमियाँ बताओ भाई आप, समझ में आया। फिर आखिरी में वे फॉरवर्ड बताओ। आपने तो क्या किया है, ओनली समाधान बता के भाग गए हो। वो आपसे पूछ ही ये रहा है कि जो समाधान किए है ना उनकी विवेचना कीजिए, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बताओ, वो क्यों नहीं सफल हो पा रही है। समझ में आया। तो ये गलत है, याद रखना क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझे आप। तो आप कमियां बताओगे, फिर आखिरी में वे फॉरवर्ड बताओगे। याद रखना हमेशा जब भी कमियां बताओगे तो वे फॉरवर्ड जरूर बताना निष्कर्ष में। ठीक है, जहाँ तक कि शहरीकरण 2000 चलवा रहा है, यदि इसका विश्वास नियोजित रहा तो फायदा होगा, नियोजित होने पर नई समस्या भारत सरकार से नहीं। याद रखने गलती है। ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है। ठीक है, इसमें ना एक प्रोसेस बनेगी। देखो कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे इसमें डायग्राम में देखता हूँ, डायग्राम नहीं बनाया ना आपने, ये गलती है।
डायग्राम बनेगा इसमें, अच्छा खासा डायग्राम बनता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो ना, ध्यान समझना, जब भूकंप आता है समुंदर में, याद रखना ये चीज़, तब सुनामी आती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब देखो, ज्वालामुखी भी 2 प्रकार की होती है, एक आती है समुंदर के अंदर, एक आती है सब जो धरातलीय स्थल होता है वहाँ पे। अब कैसे योगदान होता है भूकंप का, ध्यान से समझना। जब यहाँ आता है तो यहाँ से क्या है, जब भूकंप आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जल के अंदर जो है प्लेटों का विसरण होगा, ये सारी चीज़ होगी, तो प्लेटें जो है नॉर्मल पड़ जाती है, तो उसके कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ होता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो भूकंप का तो दोनों के साथ संबंध है, ज्वालामुखी और सुनामी के साथ, दोनों के साथ संबंध होता है, ये चीज़ याद रखना। क्या सुनामी से भूकंप आता है? नहीं, सुनामी से भूकंप कोई आने के चांसेज नहीं है। ज्वालामुखी से भूकंप आ सकता है, ये चीज़ याद रखना। ज्वालामुखी और भूकंप का भी आपसे में संबंध है, तो ये चीज़ याद रखना कि आपको इसमें कोरिलेशन बताना है, किसका क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी। दूसरा क्या, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित कारणों पर प्रकाश डालिए। बस क्यों ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो एक तो कारण इसमें भूकंप भी आएगा, ये यार, फिर मैग्मा का पिघलना, वो सारी चीज़ें तो आएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 2 डिमांड है क्वेश्चन के। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है इसमें, ना डायग्राम बनाओ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, तो हल्का फुल्का डायग्राम जरूर बनाया करो, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी लगे ना डायग्राम बनाओ। भूपृष्ठ विभिन्न भूखंडों, जिन्हें प्लेट भी कहते हैं, में विभाजित है। इन्हें प्रवाह व संचलन को हेरी हेस के प्लेट विवर्तनी द्वारा स्पष्ट किया जाता है। हेरी हेस के सिद्धांत द्वारा ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी के साथ संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप संबंध, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण द्वारा अधिक घनत्व की महासागरीय प्लेट का कम घनत्व की महाद्वीपीय प्लेट में सेपण, महासागरीय प्लेट का बदाती बेनी ऑफ जॉन मेल्टिंग, फलस्वरूप महासागरीय प्लेट में ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार से कंपन, भूकंप, यदि भूकंप की तीव्रता 7 रिक्टर से अधिक तब सुनामी था। अब देखो, याद रखो, देखो क्या आपको ये पूछ रहा है, बस एक आपको पैराग्राफ में आंसर देना था कि कैसे है संबंधित, आप इतना मत बताओ अलग से, ये आपका मेन डिमांड नहीं है। आपको एक पैराग्राफ में बताना था कि कैसे, जो बस ये बता दो कि भाई ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे होता है, भाई ये जो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट में ऐसा ऐसा होता है, एक पैराग्राफ बताओ, ये अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा आपका। फिर ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत है, आपने जो लिखा वो सही है एकदम, याद रखना सही लिखा आपने, जो एग्जाम्पल दिया जो भी है आपने बताया वो सही है। नजर महासागरीय प्लेट के दक्षिण अमेरिका महासागरीय प्लेट में सेपन से एंडीज पर्वत का निर्माण, जो भूकंप और ज्वालामुखी के संवेदनशील क्षेत्र है। अब डायरेक्ट है ना, इतना मत लिखो, एंडीज पर्वत लिखो, फिर यहाँ पे ज्वालामुखी उसका संवेदनशील क्षेत्र, बस। महासागरीय प्लेट से अभिसरण होता है, तब भी ये होता है। ठीक है, आपको है ना ये इसमें यही लिखना था, बस ये लिखना था, ये दो है, इसके कारण जो है ये चीज़ें होती है बस। जापान सागरीय प्लेट, यूरेशियन महासागरीय प्लेट, फ्यूलेशन महासागरीय प्लेट के विपरीत से जापान द्वीप समूह का निर्माण हुआ। जापान द्वीप समूह फ्यूजियोमा जैसे ज्वालामुखी भूकंप हो जाएगी। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखो। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण क्या होते हैं, मेंटल में रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति, भूपृष्ठों का कमजोर होना, भूकंप, गैसों की उपस्थिति और जलवाष्प। ठीक है, क्या इसने ओनली कारण तक ही पूछा है, कारणों पर प्रकाश डाले। देखो यही, देखो अब यही होता है, ये लिखना था आपको छोटा, और इसके ये प्रकाश डाले मतलब समझे, कारण जो बताने हैं उनको आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। और आपने गलती क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। अब देखो ये तो होगा गड़बड़ी, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन की मेन डिमांड ये थी, इनको एक्सप्लेन करना था आपको, ये बताना था कि कैसे इनसे जो है आपका जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, समझ में है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये गड़बड़ी मत करो। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ यही होती है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। क्वेश्चन की डिमांड को सही समझोगे ना तो आप कम शब्दों में अच्छा नंबर ले पाओगे। नई डिमांड समझोगे तो कुछ भी लिख के आओगे, तो उससे क्या होगा, एक तो ये नुकसान होगा कि फालतू के शब्द लिख रहे हो, नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेपर भी छूट जाएगा। अब जब क्वेश्चन की डिमांड समझोगे, स्पेसिफिक लिखोगे, फालतू चीज़ें नहीं लिखोगे, नंबर भी अच्छे मिलेंगे, पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है। ठीक है, और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर देने। अब इसमें सबसे पहले तो गांधी जी का स्टेटमेंट दे सकते हो आप कि जो प्रशासक होता है राजा नहीं होता है, वो जनता का सेवक होता है। सबसे यहीं से शुरुआत कर सकते थे आप गांधी जी के एक कोट से। ठीक है, नैतिक कार्य इसका तात्पर्य एक ऐसे कार्य से जो बहुजन हिताय चाहे बहुजन सुखाय की बात करता है, एवं बेईमानी व भ्रष्टाचार से अलगाव रख सार्वजनिक संपत्ति को कम से कम नुकसान करता है। ठीक है, प्रशासन का एक नैतिक करते हैं, वह प्रशासन नैतिक अभिकर्ता है, ये कहन ऑर्डर का है जो शासन की स्थापना। अरे नहीं, ये मत लिखो, अगर लिखना है तो यहाँ से शुरुआत करो, फिर
जो उपयुक्त कथन है उनके द्वारा दिया गया है, और उसका जो है मतलब उसका तात्पर्य ये है, बस समझ में आया। ये मत लिखो अलग से। अब इसमें आपने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ये गलती मत करो। आप डायरेक्ट यहाँ लिखो उपयुक्त कथन इसका है, उसके अंतर्गत बस ये लिख दो, फिर खत्म बात। तो ये आप लिखने से बच जाओगे। तो ये चीज़ें समझो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपने कैसे स्पष्ट किया है, इसको देखते हैं। प्रशासनिक नीति करते हैं। ऑडिट ट्रेड के अनुसार प्रशासन एक तकनीकी या कार्यात्मक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। प्रशासन के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों जैसे राजनीति, सामाजिक, आर्थिक न्याय की प्राप्ति संभव है। नीति प्रशासन से इनकी प्राप्ति संभव। अब देखो एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हो आप, ये थोड़ा बचो इन चीज़ों से, ठीक है। अब मैं फिर बताओ, एग्जाम्पल की कमी है। प्रशासनिक नैतिक अभिकर्ता है क्योंकि इसी के माध्यम से प्रशासन संचालन होता है। एक नैतिक अभिकर्ता प्रशासन व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के संघर्ष में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देगा। इस सत्यनिष्ठ ईमानदार प्रशासक कर्तव्य के पालन से प्रशासन के लक्ष्यों कम से कम संसाधनों के उपयोग को प्राप्त कर लेता है। अब ध्यान से समझो, प्रशासन एक नैतिक कार्य है। अब कैसे नैतिक कार्य भाई, सब ऐसी बात है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को अगर तुम उसका भाई मतलब भाई क्रियान्वयन का ही तो जिम्मेदारी होती है ना इनकी। तो अब ये बताओ कैसे भाई, सब ऐसी बात है। जो सरकार की योजनाओं जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, अभी एग्जाम्पल दिखाओ। पुलिस की भाई लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो महिलाओं की सुरक्षा होगी, तो ये नैतिक कार्य हुआ ना। इससे समाज में चोरी है जो सारी चीज़ें खत्म होगी, तो ये नैतिक कार्य हुआ। आप देखो समझो, आप अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एथिक्स तो खास तौर से आप जितना बेसिक रखोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। भाई प्रशासक जब सबाई से बताओ, जब खुद वो नैतिक नहीं रहेगा तो सबाई से होता है अनैतिकता का प्रचार करेगा वो। फिर एग्जाम्पल डाल दो आप, जो ब्यूरोक्रेट जो भ्रष्ट अधिकारी है। अगर फिर कुछ ईमानदार के एग्जाम्पल डालो, जब ईमानदार रहेगा तो कैसे जो है। फिर आप इसमें ना ये वाला डायग्राम बनाओ, ठीक है। ग्राफ भी बना सकते हो, ये चीज़ याद रखना। जब प्रशासन भी नैतिक होगा, प्रशासनिक कार्य भी नैतिक होंगे, तो ग्राफ ऐसे जाएगा सामाजिक कल्याण का। ये चीज़ें समझो, थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पे। नकारात्मक पक्ष, एक प्रशासक हमेशा नैतिक अभिकर्ता बनकर रहेगा, तो ये बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी योजना नीति की सफलता कारण किसी प्रशासक पर नहीं थोपा जाता। सार्थक कहा जा सकता है कि प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कौशल नैतिक अभिकर्ता की हमेशा जरूरत होती है, जिससे जवाबदेही, निष्ठा आदि मूल्य ठीक से मौजूद रहे। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ें ध्यान दो। ये ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये डायग्राम बनाओ। फिर यहाँ पे देखो ना, ये डायग्राम में आप दिखा सकते थे। ये ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे दिखाओ कि जब प्रशासक जो है प्रशासन नैतिक कार्य करता है और प्रशासक नैतिक अभिकर्ता होता है, तब क्या क्या होता है। सुशासन होगा, ठीक है, चौमुखी विकास होगा, ठीक है, जो डिप्राइव्ड क्लास है उनका विकास होगा, विकसित भारत बनेगा। अब मान लो कि भाई अगर प्रशासक नैतिक अभिकर्ता नहीं है, वो एथिकल नहीं रहा, तब क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा, जातिवाद होगा, ये सब सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब सोचो प्रशासन नैतिक कार्य, प्रशासन तो अपने स्वरूप में तो नैतिक ही होता है ना, पर जो प्रशासक जो होता है उसको जो एग्जीक्यूट करता है तब दिक्कत होती है ना। भाई कोई योजना में कोई कमी नहीं होती है, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख सकते हो एक आध कमी है कि जब सभा से बता कि वो समायोजन की जगह थोड़ा एक्सक्लूड करने की जब बात करता हो, बहुत सारे कानून ऐसे भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वेल डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्या व्यक्तित्व नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं पड़ता, अच्छा खासा पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें देखो, ध्यान समझना, नैतिकता की जो चीज़ें हैं उसका पॉजिटिव भी नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ रखना। चलो ठीक है। व्यक्ति नैतिकता से तात्पर्य उन आदर्श, मान्य मूल्य, सिद्धांतों से जो उचित, अनुचित, अकरणीय, अनुकरणीय तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अरे नहीं, व्यक्तिक नैतिकता होती है व्यक्ति से संबंधित जुड़े हुए, और उस व्यक्ति के जो हो सकता है वो किस चीज़ को अच्छा मानता हो और किस चीज़ को बुरा मानता हो, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, व्यक्ति नैतिकता, जैसे आप ओसामा बिन लादेन को सोचो, उसकी भाई इंडिविजुअल थॉट थी कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, अमेरिका के द्वारा हो रहा है, उसकी खुद की नैतिकता थी, उसको लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा से बहुत से किसी व्यक्ति की मदद करता है तो ये नैतिक कृत्य होगा, ठीक है। वो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते थे, व्यक्ति नैतिकता, ये चीज़ याद रखना। अनुशासन, सहिष्णुता, प्रेम, सत्यनिष्ठा। आगे क्या बोला, क्या व्यक्ति नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? अरे क्यों नहीं पड़ता। इसमें देखो मैं बताता हूँ, ध्यान समझना।
इसमें एग्जाम्पल दो आप हिटलर का। हिटलर की व्यक्ति नैतिकता क्या थी? जो भाई स्वाभाविक सी बात है ये चीज़ थे, क्या नाम था इनका, अरे यहूदी थे, यहूदी, हाँ, यहूदियों को तो मारता है वो हिटलर, ठीक है। तो उसकी व्यक्ति नैतिकता थी, उसी का प्रभाव पड़ता है, वो यहूदियों को एकदम मार देता है, ठीक है। फिर आप गांधी का एग्जाम्पल लो। गांधी की नैतिकता क्या थी? व्यक्ति नैतिकता की भाई धर्मनिरपेक्षता जैसे था, तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। तो ऐसे आप डालो फिर गांधी जी कैसा भारत चाहते थे। तो ये चीज़ जरूर याद रखना कि आपको इस तरीके से एग्जाम्पल जरूर देना है। देखो, चूंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी, व्यक्ति के जीवन में नैतिकता जैसे मानदंड उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी अपनाया जाए। गांधी जी के निजी सार्वजनिक जीवन में सत्य अहिंसा का महत्व था, ठीक है। देशभक्ति बात करने वाले व्यक्ति समय समय पर चुकाएगा भ्रष्टाचार नहीं। यहाँ पे देशभक्ति बात आप उसके भगत सिंह इनके बारे में लिखो। उनको लगता था कि व्यक्ति की नैतिकता की भाई जब तक बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक क्या ही देशभक्ति है। महिला के प्रति संवेदनशील व्यक्ति बाल विवाह, महिला शोषण इत्यादि का विरोध करेगा, ठीक है, सही बात है। पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु के प्रति दयाभाव रखने वाला व्यक्ति द्वारा वृक्षारोपण, पशुओं के प्रति संवेदना को व्यक्त करेगा, सलीमन, ठीक है। प्रभावित नहीं करती है। क्या व्यक्ति की नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन पर पड़ता है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जब मान लो कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो जातिवाद को मानता है, परंतु संवैधानिक पद पर बैठा है, तो संवैधानिक नैतिकता को फॉलो करता है, क्योंकि वो नियमों से आबद्ध भी होता है। तो उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि कब नहीं करेगा, तब उसके लिए कंडीशन होगी। एक क्लासिकल कंडीशन एक चीज़ होती है, याद रखना। तो वो ये इस भूमिका में जब होगा ना कोई चीज़ व्यक्ति, तब जो अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को नहीं कर पाएगा। एथिक्स में है ये चीज़ यार ना, क्लासिकल कंडीशन होता है। अब इसमें कंडीशन लग गई ना, तो ये व्यक्तिगत नैतिकता का पालन नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको जो है, देखो ध्यान से समझना, जैसे एक IAS अधिकारी बन गया, ध्यान से समझना, और वो मानता है कि भाई सब ऐसी बात है SC ST के लोगों को, तो मैं आज भी वो चाहता हूँ कि भाई वर्ण व्यवस्था लागू कर दूँ। इसकी व्यक्तिगत नैतिकता है ये, परंतु वो किस पद पे बैठा है? IAS पे। क्या ये व्यक्तिगत इसके विचारों से चलता है? नो, ये किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो वो क्लासिकल कंडीशन को फॉलो करेगा। फिर वो ये थोड़ा टर्म जरूर डालो इसमें, ये टर्म आएगी क्लासिकल कंडीशन वाली। कभी कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में दहेज प्रथा स्वीकार करता है, किंतु समाज में बुराई के रूप में देखता है। ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर कर्तव्य परायण व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्तर पर कर्तव्य से मुंह नहीं, थोड़ा इसमें ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सार्थक कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर होता है, लोक जीवन में झलक ही जाता है। जैसे गीता में वेद व्यास जी ने कहा, जो कार्य खुद को अच्छा न लगे समाज के प्रति भी नहीं करना चाहिए, अर्थात दोनों में समन्वय रखना आवश्यक है। ये बहुत अच्छा है। और इसमें ना क्लासिकल कंडीशन वाला जरूर रहेगा, थोड़ा इसको पढ़ लेना अच्छे से। क्लासिकल कंडीशन यही होती है, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार क्लासिकल कंडीशनिंग तो वो होती है ना कि मतलब जैसे अपने मम्मी पापा जो काम करते हैं उनको करते हुए देखते हैं, तो हमें भी वही चीजें आ जाती हैं, ये होती है ना क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशन IAS एक पद हो गया ना, तो उसमें संवैधानिक नैतिकता पालन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता तो खत्म हो गई ना, तो वही तो बात हो गई ना, मतलब उस पद के अनुरूप ही उसको कार्य करना पड़ेगा। जैसे मतलब क्लासिकल कंडीशन जो आपने एग्जांपल दिया, वो यही तो एग्जांपल हुआ ना कि मैंने मम्मी पापा को देखा कि वो हमारा मतलब पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है। जो हम भी अपन बनेंगे माँ बाप तो अपने बच्चों का करेंगे, मतलब समझ रहे ना कि वो उस पद में जाएगा व्यक्ति पर, वो वैसा ही निर्वहन करेगा। तो वैसे एक IAS एक पद हुआ। अब उस पद के चलाने के लिए तो आपकी तो व्यक्तिगत नैतिकता नहीं चलेगी ना, उसमें संवैधानिक नैतिकता कब चलेगी? तो वही चीज़ याद रखना, वही होता है। क्लासिकल कंडीशन कहीं कहीं पे भी लग जाएगी, ऐसा नहीं कि परिवार पे नहीं, जहाँ पे भी कोई पद आता है याद रखना वो हर जगह लगेगी, कोई सा भी पद हो। जैसे मान के चलो कि अभी राष्ट्रपति है, ठीक है। अब वो राष्ट्रपति है तो उसको भाई राष्ट्रपति जो है उसी के अनुसार निर्वहन करना पड़ेगा। उसकी इच्छा हो सकती है कि मैं स्वतंत्र घूमूँ, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड ना घूमे, पर क्लासिक कंडीशन है कि उसको उस चीज़ निर्भर होकर वो चीज़ करनी ही पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। महात्मा गांधी के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु आवश्यक है? अब आपको महात्मा गांधी के अनुसार बताना, ना कि अपने अनुसार, ये चीज़ भी याद रखना। गांधी जी माना था कि मनुष्य कभी भी दैवी गुणों को पूर्णतः नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने मानव को नैतिक बनाने के लिए कुछ मानवीय सद्गुणों का आवश्यक माना। यथा सत्य को माना, सही सुनता, ईर्ष्या, अपरिग्रह, मानव सेवा, ईमानदारी, करुणा, निबद्धता, ठीक है, ठीक है। गांधी जी मानना था कि व्यक्ति को उतना ही खर्च या उपभोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। अधिशेष को गरीब निस्सहाय लोगों में बांट देना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यहीं से आता है गांधी जी का, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना।
सर अगर यहाँ इतना पॉइंट ना लिखते तो इतना लिख देते गांधी जी का ट्रस्ट है सबका सिद्धांत। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, आप यही तो चीज़ समझना है आपको, तो आप वो बच जाओगे ना। एग्जाम्पल लिखो ज़्यादा, जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आ गया, ठीक है। जैसे सहिष्णुता, गांधी क्या बात करते थे, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे। चाहते तो आप यही इसी को ना, इसी को एक्सप्लेन कर सकते थे आगे, अलग से पॉइंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन करो, बस ये बोला कौन कौन से आवश्यक है आपने बताए। अब इन्हीं को बता दो निर्भयता कैसे आई, तो इन्हीं के गांधी का क्या विचार था, करुणा कैसे आएगी, ईमानदारी कैसे होगी, मानव सेवा। चाहते थे इसको एक्सप्लेन कर देते आगे। मैं बताऊँ ना, चलो ना इसको मैं बताता हूँ एक तरीका। इसमें थोड़ा ये वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं अपनाना चाहिए था आपको, ये अपनाना चाहिए था यहाँ पे। ये करते महात्मा गांधी द्वारा आवश्यक सद्गुण, फिर यहाँ पे करो सत्य, सत्य फिर गांधी, यहाँ पे पॉइंट ऐसे 3 पॉइंट बना दो, फिर ये अहिंसा। ये वाला पॉइंट तरीका अच्छा रहता है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, याद रखना है चीज़, ठीक है। तो ये अलग से आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो इससे क्या होना, रिपीटेशन हो जाता है पॉइंटों का। और इससे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लिखो, देखो अक्सर जैन की कॉपी में यही मिलेगा, तो ऊपर की कॉपी से सीखा करो। जैसे मुझे अब याद है कि उसने ऐसे लिखा था, तो आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपका देखो अब अलग से कुछ टाइम बच जाएगा फट से, आपको ये अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर एक पेज में आ नहीं पाएगा ना वो इतने में, तो दूसरा पेज खाली रह जाएगा। अरे सुनो तो सही, ऐसा कुछ ही नहीं, देखो ध्यान समझना। जब आप इस तरीके से करोगे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो रही है, पेज भरने पे मत जाओ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि इंट्रोडक्शन पॉइंट आपने इतना लिखा, पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन लिखना नहीं होता है, ठीक है, पहली बात याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद मान लो कि आपने यहाँ तक किया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आप जब करोगे तो कंक्लूजन करके ये थोड़ा बहुत जो है कुछ एक आध पॉइंट और बताना चाहो तो बता दो, कंक्लूजन यहाँ तक लिख दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा यहीं तक भर के आओ पेपर, ये चीज़ याद रख लेना। क्वेश्चन की डिमांड समझो, डिमांड जितनी है। और मेरा ही माना, देखो ध्यान समझो, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से 4 पॉइंट जरूर लिखो, बस 4 पॉइंट आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट लिखोगे तब 9, ये चीज़। सर 8 नंबर में 4 पॉइंट और 12 नंबर में 6 पॉइंट, 5-6 पॉइंट लिखो बस। मतलब जब है कि जब वो तो क्वेश्चन की 1 डायमेंशन पूछ रहा हो, अगर मान लो 2 डायमेंशन है तो सबाई सी बात है, कम पॉइंट करो, फिर उसको 4-4 पॉइंट में तोड़ो। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ये बैलेंस आंसर अप्रोच होना चाहिए। तो फिर क्या होगा ना, आप ज़्यादा पॉइंट लिख दे तो नंबर नहीं मिलते हैं। आप ये चीज़ समझिए, कंप्लीट पेपर करके आओगे उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ये चीज़ याद रखना। शक्ति की ईमानदारी नैतिक मूल्य के रूप में स्थापित। अब देखिए ये रिपीटेशन, अभी कोई मतलब नहीं है, आपने वहीं पे लिखो, साधु साध्य की पवित्रता, ये सब सारी चीज़ें यहीं पे लिखो ना आप, ठीक है। एक तरीके से अगर मान लो इस तरीके से नहीं बनाते तो इस तरीके से बना लेते। ये बनाया, इसके बाद सत्य लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे फटाफट फटाफट ऐसे कर दो, फिर उसके दूसरा पॉइंट लिखो, तो जो वो चीज़ चाह रहे थे वो भी हो जाता। ये रिपीटेशन नहीं होगा। तो मैं समझ गया कि तुम पेपर क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, ये तुम्हारा रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ रही है आपको, ठीक है। तो इस कारण से आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। निश्चित कहा जा सकता है महात्मा गांधी मानवीय सद्गुण विकास का व्यक्ति को सेवा और समाज के प्रति उत्तरदायी जवाबदार रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी वैश्विक समाज के निर्माण में प्रासंगिक बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी ध्यान दो, ठीक है। एग्जाम्पल को थोड़ा और वेरीफाई करो। तो इसलिए बता रहा हूँ, देखो जैसे आप पीवाईक्यू लिखते हो ना, अभी आप पीवाईक्यू खुद से लिख रहे हो, एकदम रैंडम लिखते हो, कैसे लिखते हो आप बताओ? सर क्वेश्चन मतलब लेंगे उससे, मतलब मेरे पास क्वेश्चन बैंक वहां से लेके तो हम सोचते हैं, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा तो हम देख लेते हैं कौन कौन सब पॉइंट है, उसी हिसाब से लिखते हैं। हाँ नहीं, तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जो है थोड़ा काम करो। देखो अभी अपने पास टाइम है, तो आप अप्रैल तक ये काम कर सकते हो। अप्रैल आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। जब भी आप पीवाईक्यू लिखोगे, पीवाईक्यू लिखो, मेरे से ओनली पीवाईक्यू चेक करवाना, जो भी टेस्ट दोगे वो एक बार दिखवा देना, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो मतलब थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ठीक। ब्रेन स्टॉर्मिंग में सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान समझना, आपने क्या समझा है उसका डायमेंशन तैयार करो खुद से। भाई अच्छा इसमें कारण पूछ रहा है, अच्छा मैं इसमें ये लिखूंगा, और इसमें मैं एक आध ये पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना है चीज़ को। फिर उसके बाद में जो भी इसका मॉडल आंसर वाली कोई भी बुक ले लो एक, ठीक है। उसमें देखो क्या आपका इसका मैच कर रहा है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका भी बढ़ेगा। दूसरी बात भाई, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, अपने पॉइंट में ऐड कर लो, ठीक। उसके बाद में आपको लग रहा है यार इसका आंसर जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, थोड़ा फिर उसका थोड़ा चैट जीपीटी देखो, क्या करंट अफेयर का एग्जाम्पल है, तो थोड़ा इससे करके काम करके आराम से लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो एक टॉपिक आपका तैयार हो गया, दिन में अगर आप मान लो 3-4 भी मॉडल आंसर लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग टॉपिक लिखो, GS 1 2 3 4 अलग अलग, चाहे 4 ही आंसर लिखो डेली के, पर उस पर अच्छे से काम होना चाहिए कि मान के चलो कि उस पर क्वेश्चन आ गया तो भाई मैं 8 में से 5 नंबर कहीं नहीं छोड़ूंगा। समझ में आया? तो इस तरीके से काम करोगे, ना कि लिखने पे मत जाओ। वो तो कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज देना तब करो वो काम। यहाँ जो आप काम कर रहे हो वो करना आपको कंटेंट रिच का।
अपनी प्रेजेंटेशन का जब इस तरीके से सोच समझ के करोगे ना तो प्रेजेंटेशन भी आएगा, क्वेश्चन की डिमांड को समझना सीखोगे आप। दूसरी बात जो है आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। वो टॉपिक ये मान के चलो, जब वो एक आंसर लिख रहे हो आप, जैसे मान लो कि आपने यही आंसर लिखा, तो ये अच्छे से पढ़ो, इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, सर्च करो इसी टॉपिक को। बस अब ये जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, बस ज्वालामुखी का क्वेश्चन आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी का आ गया, तो मेरे पास तैयार है मैटर। तो एक क्वेश्चन पे अच्छे से काम करो, वही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। देखो ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आप रैंडम लिख रहे हो तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसे यार कंटेंट पे काम कीजिए। और अभी मेरा मानना ये सर मैं ये पढ़ रहा था, मतलब GS1 पढ़ रहा था, एथिक्स पढ़ रहा था, इंडियन सोसाइटी का। तो मतलब जो सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, जो टॉपिक पढ़ता हूँ, उसी का क्वेश्चन उठा के सॉल्व करता हूँ। हाँ वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर तो याद रखो कि उसमें थोड़ा वैल्यू एडेड ये सब चीज़ें करो एक साथ ही। जैसे मान लो कि आपने नोट से पढ़ा, तो नोट से उस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हो वो उसमें ऐड कर दो। फिर आप जो भी मान लो कि कोई सॉल्यूशन वाली बुक है उससे क्या ले सकते हो, फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर से क्या ChatGPT सर्च करके देखो, बस हो गया कंप्लीट आपका वो टॉपिक। अब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो बस एग्जाम में आ जाएगा, तो बस हो गया। इस तरीके से आपको तैयार करना है PYQ, याद रखना। रैंडम आप उधर जो है एग्जाम में वहाँ जाके दो, टेस्ट लिखो, फिर वहाँ पे बस यही याद रखना कि जो मैं चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें। सर ये PCS का और UPSC का PYQ इन दोनों का मोर देन सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। और कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई इधर उधर मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ याद रखना। और दूसरी बात, जो कोचिंग जो टेस्ट दोगे ओनली उसका एक ही पर्पज़ है कि आप 3 घंटे में लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, बस याद रख। हाँ सर, उसका तो मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी वो अच्छा नहीं देता है सर, बहुत बेकार एक्सप्लेनेशन देता है वो उधर पढ़ना भी नहीं, बस उधर ये आपको देखना है कि 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, अपने थॉट और प्रोसीजर, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब आ रहा है नहीं आ रहा, बस अपने कंटेंट को आप वहाँ डिलीवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, बस ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन की डिमांड पढ़ने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, तो बस वो चीज़ें के लिए, ना कि उन चीज़ों के लिए नहीं होता। इधर वो जो सब काम करना है वो सारा आपको PYQ पे करना है, ये चीज़ याद रखना। उधर नहीं करना वो काम, उधर ओनली टेस्ट देने जाओ, 3 घंटे वाला देने जाना। पहली बात याद रखना कि हाँ पेपर कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो चीज़ें मैं बताया हूँ, थोड़ा ये चीज़ें ध्यान दो, हो जाएगा। तो वहाँ डेली टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है ना? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। एग्जाम देखो ध्यान समझना, एक दिन में 2 पेपर होते हैं ना, तो अभी देखो आपके पास टाइम है, तो अभी है ना संडे को जाओ और एक दिन में 2 पेपर जो दो। इस तरीके से थोड़ा है ना बॉडी को इस तरीके से स्ट्रक्चर करोगे ना, तभी चीज़ें दिक्कत। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि अब जैसे मैंने है ना आपकी बार क्या किया था, मेंस में एक भी दिन मैंने 2 दिन नहीं, मतलब एक दिन में 2 पेपर कभी नहीं दिया था पर मैं तो लिख लिया सारे, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, पर वो एक अलग बात है, पर मेरा मानना कि ये गलती है, ठीक है। आप लोग अभी से क्या करो कि संडे, जैसे मान लो कि बस संडे को चाहे आप एक ही बार जाओ, ठीक है, उस दिन 2 पेपर लिख के आ जाओ, ये करो, ये ज़रूर करो, मतलब लिखो जरूर। संडे तो जरूर जाके टेस्ट लिखना, अपन पर डे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर डे आप इधर PYQ पे काम करो ना, क्या ही जरूरत है। सही बात, PYQ का मतलब अच्छे से फ्रेमिंग करके अच्छे से आप चाहे उसका, हाँ आराम से आप देख देख के तैयार। उसका मतलब देखो PYQ मतलब ये होता है कि भाई ये क्वेश्चन से जुड़ा भी कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास कंटेंट है, तो कंटेंट है तो मेरे को टेंशन है ही नहीं। तो सोचो जब आप इस तरीके से तैयार कर लोगे तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और रिवीजन में भी काम आएगा ना। बस हाँ यही चीज़ याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि उसमें बस ये करंट अफेयर भी साथ के साथ ऐड करते चलना, तो उसके लिए ChatGPT यूज़ करो, तो जब वो यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि अभी वो ज्वालामुखी वाला था, को रिसेंट को ज्वालामुखी गठित हुई तो उसी से इंट्रोडक्शन शुरू कर दो, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं तो थोड़ा क्वेश्चन की डिमांड विमांड ये समझो, मैप बनाना सीखो, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, जहाँ पॉसिबल बनता है वहाँ पे ये चीज़ लिखने का प्रयास करना चाहिए। अश्विन है यहाँ पे? अश्विन तुम्हारी कौन सी कॉपी चेक करनी है? चालू करके छोड़ गया था अभी। हाँ सो गया? चालू पता नहीं क्या ये करोगे कॉपी चेक है क्या अभी अश्विन? पता नहीं, साथ चालू करके पता नहीं। हाँ सर अभी हो तुम्हारी कोई कॉपी चेक करनी हो स्पेशल, जो लग रहा है कि सर ये चेक कर दो? हाँ सर, ये सर सैयद अहमद वाला। हाँ सर ये है। चलो ठीक है सर एक चीज और बता दीजिए। हाँ सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का मतलब किस तरीके से, ऐसा है कि मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो
8 शॉर्ट वाला कर ले या फिर कुछ लॉन्ग वाला कर ले, या इसका फिर एक तरीका से ही इसका करके तरीका 20 इसका करके। तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम में जब अप्लाई किया था और मैं 100% सफल भी रहा उसमें। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे GS1 GS2 3 में याद रखना कि इसमें सबसे पहले आपको करना है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, मतलब जो छोटे वाले आते हैं, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद में जाना सारे बड़े वाले, वो कंप्लीट करने के बाद में जो इधर छोटे बचेंगे वो करना। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। देखो ये इसलिए भी स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा जो है ना, थोड़ा अच्छी राइटिंग में बन जाएंगे, थोड़ा इम्पैक्ट जो अच्छा रहता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इथिक्स में याद रखना कि आप सबसे पहले केस स्टडी करना, उसके बाद में जो है वो क्वेश्चन करना। मैंने ये अप्रोच अपनाया था, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। मैं आराम से 5 मिनट पहले पेपर करके बैठ जाता था, और ऐसा नहीं मैं पूरी कॉपी भर के आया हूँ। ठीक है, जो भी है पीटी मेंस नहीं, वो एक अलग मामला है, पर मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। मैंने एक भी पेज नहीं छोड़ा था, पूरा भर भर के लिख के आया था आराम से, खूब, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यही अप्रोच अपनाना। और ये एक चीज़ याद रखना, टेस्ट में जो अप्रोच अपनाओगे वही अप्रोच वहाँ पे फाइनल एग्जाम में अपनाना। तो अभी से प्रैक्टिस करो। हाँ सर, इसीलिए सर हम सोच रहे हैं वही प्रैक्टिस करेंगे। मतलब किस तरीके से हमको, जैसे मान लो अगर 11 से स्टार्ट करते हैं तो सर वही है कि पहले क्वेश्चन की राइटिंग खराब हो जाएगी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर लेना, फिर उधर 11 से 20 कर लेना। मैं यही करता था, फिर उसके बाद में इधर आता था, वो हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात क्योंकि देखो ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं तो उनको अच्छे से लिखना भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी याद रखना। और आखिरी में जब इधर आएंगे तो ये कोई नहीं, इसमें हाफ नंबर ही मिल गया अपने को, वो चीज़ याद रखना। पर यहाँ रखना कि देखो सबसे पहली चीज़ इंटरव्यू कॉल इसी भी आप में आएगा कि आपका देखो कंटेंट वंटेंट तो है ही, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम, ये चीज़ यार। इसलिए बोला हूँ संडे लिखो आप, संडे तो जरूर टेस्ट लिखने जाओ। ये अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक वीक में आप एक भी टेस्ट नहीं लिख रहे हो, ये गलती मत करना। संडे और 20 क्वेश्चनों वाला ही लिखना, फालतू 10 क्वेश्चनों चक्कर में मत पढ़ना। जो टेस्ट दोगे फुल देना, ठीक है। और सुनो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी तो ये जो दे लो, ठीक है, टेस्ट वाला ना, इनके कोचिंग वालों को दे लो। आगे जो आपको क्या करना, मतलब अप्रैल के बाद में, मई से आप कुछ नहीं, चुपचाप जाना वहाँ पे, जो एग्ज़ाम जो PYQ है वही लिखने हैं आपको। अप्रैल में बाद में मई और जून तक आपको ओनली PYQ लिखना, मत लिखना कोचिंग वाले टेस्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली PYQ का फुल जो टेस्ट सीरीज है ना वही लिख के बार बार सैटरडे संडे पर याद रखना, बाद में फिर सैटरडे संडे आपको करना है, 2 दिन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये कर लेना बार बार PYQ, देखो PYQ इधर ही कर ही रहे हो तो कंटेंट भी रीच होगा, रिविजन भी हो जाएगा आपके इस कंटेंट का। तो बाद में टेस्ट सीरीज मत देना, टेस्ट सीरीज अभी अप्रैल तक ही दो, याद रखना ये चीज़, बाद में मत देना, कोई ज़रूरत नहीं है। PYQ को बार बार आपको सैटरडे संडे बैठ के 4 घंटे, मतलब समय 6 घंटे का आपका बैठने प्रैक्टिस होना चाहिए। मई और जून में आपको यही काम करना है, PYQ ही लिखना है, क्योंकि आपको माइंड सेट भी PYQ अकॉर्डिंग जाएगा। कोचिंग वालों की लैंग्वेज भी अलग ही होती है, बहुत सारी चीज़ें फर्क पड़ता है, इन चीज़ों को याद रखना। अरे सर बहुत बकवास क्वेश्चन बनाता है ये टेस्ट सीरीज वाला, इतना बकवास, मतलब बता रहा हूँ, मतलब नहीं है, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ। कल्चर में, हाँ सर कल्चर में पूछ रहा है, बताओ कि यहाँ पर किसी केंद्रीय शासन के प्रमाण मिलते हैं, इसका क्या वो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। भाई वही बात है ना, यही तो चीज़ याद रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चनों पे इन पे ध्यान, बस अब लिखने का ध्यान दो। अभी 1 आध महीना लिख लो इनके टेस्ट, ठीक है, जो भी संडे, उसके बाद में ओनली PYQ लिखना, PYQ ओनली PYQ बस। जैसे अभी मैं PT वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उनको मैं यही साफ बोल के रहा हूँ, कोई टेस्ट ही देने की ज़रूरत नहीं आखिरी के इन 2 महीनों में तो खास तौर से, क्योंकि जब तक आपका UPSC के अकॉर्डिंग माइंड सेट नहीं तैयार होगा ना तो आप इस एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। तो वैसे ही है, UPSC का एग्जाम दें कि नहीं? आपका मेंस कब है? मई में, जून में है ना? 29 जून से। जून में है, एक दिन जाके दे के आ सकते हो, पर तैयारी मत करना। नहीं सर तैयारी नहीं, लेकिन वही अटेम्प्ट खराब होगा इसलिए। पिछली बार तुम्हारे कितने नंबर आ रहे थे? सर मेरा लगभग 83 के आसपास था, 83 84, मतलब पहला अटेम्प्ट था मेरा पिछले साल, 83 84 के आसपास स्कोर रहा था शायद। देख मेरा माना रिस्क मत लो, क्योंकि फिर मान के चलो कि मान लो तो PT होता भी है तब भी वो मेंस भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, वो खिचड़ी पक जाएगी। रहने दो, कोई दिख रहा है, आराम से अभी इस पे फोकस करो, इसका इंश्योर कर लो कि इंटरव्यू कॉल आ जाए, बस ये चीज़ याद रखो। अभी छोड़ो, तो बाद में दे लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कौन सा जब भागे जा रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि वो खिचड़ी पक जाएगा, वो समझो, फिर वो मामला बनता भी नहीं। भाई फेल होने के लिए तो एग्जाम देना नहीं है ना, अगर अपन पास होने के लिए तो पता ही है। हाँ सर पता ही है कि मतलब एग्जाम नहीं निकलना, लोग इतना तैयारी किए थे पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको पिछले साल तो इतना तैयारी किए थे, हुआ नहीं तो फिर क्या।
नहीं, ऐसे होने में तो हो जाता है, वो चीज़ वो एक अलग मामला, पर मामला है कि फिर भाई अगर मान लो हो भी गया तब भी दिक्कत है ना। आप सोचो जून तक तो यही मेंस लिखोगे, अगस्त में वो चालू हो जाएगा। हाँ, और पिछले साल मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था, जो ट्रैक पे काम किए थे, अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम ट्रैक जो लगते हैं उन ट्रैक पे भी हम काम कर लेते हैं। आपको वीडियोस वगैरह वो देखे थे हम, तो काफी कुछ हेल्प मिला हमको। अरे उसी से निकल जाएगा, इसीलिए मैं बोला निकलने में निकल जाएगा, परंतु बात है ना कि ये मेंस भी खराब हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, कहीं कहीं नहीं रहोगे, इसलिए अभी एक ही नाव पकड़ो, इसी पे चलो। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ ये चीज़ रखना। अगर ये एग्जाम है ना इधर होता ना मेंस मई में, फिर मैं बोल देता दे दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए था फिर तो 100%। पर बात ये देखो जून में है, फिर आज 27 बात अगस्त में वो मेंस भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी तैयार नहीं होगा, ये भी खराब हो जाएगा, तो फिर मामला खराब हो जाएगा, तो मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, अब इसी पे फोकस करो। ठीक है, चलो अश्विन का देखो आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदानों पर टिप्पणी लिखी है। जो टिप्पणी लिखी तो याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। ठीक है, मतलब आपको नकारात्मक भी बताना है कि भाई सब बातें, ये अंग्रेज समर्थक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कांग्रेस के भी विरोधी हो जाते हैं, तो वो इनके नेगेटिव था, पॉजिटिव तो था ही। सैयद अहमद खां 19वीं सदी के ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय में नई चेतना के संचार के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। अब देखो योगदान क्या था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की स्थापना, पश्चिमी कार्य को देसी भाषा में अनुवाद किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। थोड़ा यहाँ पे भी लिखो कि इसका योगदान था कि मुसलमान युवाओं में थोड़ा विज्ञान है उसके प्रति रुचि बढ़े, याद रखना चाहिए। ठीक है, ताकि वो धार्मिक रूढ़िवादिता को छोड़कर इधर आगे आए, थोड़ा वो जरूर लिखो। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखो आधुनिक शिक्षा में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, साहित्यिक कृतियाँ लिखी, तहजीब लोक आदि, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, विज्ञानवाद पर भी बल, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, तर्कवाद और सामाजिक एकता पर बल दिया। ठीक है, समाज पर प्रभाव, क्या प्रभाव की बात है इसमें? नहीं। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं था लिखने की। ठीक है, अनेक सदा शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दायरे से आगे निकल गए। उन्होंने छात्रों में तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव, आधुनिक विचारों के संवर्धन पर जोर दिया। उनका प्राथमिक ध्यान मुस्लिम शिक्षा पर था। उनकी विरासत ने व्यापक रूप से भारतीय समाज को प्रभावित किया। सर अहमद ने आधुनिक शिक्षा के लिए अपनी अग्रणी दृष्टि के साथ भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था में प्रगतिवादी संगत सोच को शामिल किया। भारतीय लोकाचार के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा के समालोचन पर उनके जोर ने बाद में शैक्षिक पुनर्जागरण की नींव रखी। नहीं, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आपका आधा आंसर है कि हमेशा याद रखना, ये समझो कमेंट करने का मतलब, जैसे मान लो कि भाई आपको बोल दे कि मोदी के बारे में आपको कमेंट करना है, तो मोदी की अच्छाई भी बताओगे आप, ठीक है, कुछ बुराइयाँ भी बताओगे, भाई मणिपुर में चुप हो जाता है मतलब समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कोई भी आप, अब यही है कि आधुनिक शिक्षा में सर अहमद कहाँ पर आपको योगदान पर टिप्पणी था, योगदान बताओ आपने जैसे बताए भी, ठीक है, सारे पॉइंट बताए, पर इनके कमेंट कमियाँ भी तो बताओ ना कि ये क्या हुआ जब आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे थे तो ये अंग्रेजी इतना समर्थक हो जाते हैं कि ये जो भाई स्वाभाविक सी बात है, पहले है ना ये चीज़ याद रखना, यही जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, पर यही बाद में जो है हिंदू मुस्लिम को एकदम बोलते थे दोनों अलग समुदाय है और दोनों के हित एक साथ हो ही नहीं सकते पूरे। तो ये कमियाँ जरूर लिखनी है आपको, ये चीज़ याद रखना है, ये आधा अधूरा आंसर है आपका ये। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखो। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, देखो आप 2 लाइन में जोड़ देते तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, जो मैंने बताई है वही। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन कंप्लीट करके क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत की एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए, विवेचना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सरदार पटेल भारत के पहले उपनाम गृह मंत्री, रियासत विभाग मंत्री, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट मत लिखो, फैक्ट मत लिखो, ध्यान समझना। आपको इन रियासतों का एकीकरण जटिल मुद्दा था, सूझबूझ बेहतर पद्धतियों के एकीकरण सफलता प्राप्त की, ये निष्कर्ष आएगा ना कि ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको लिखना था कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि भाई भारत को आज़ाद, मतलब भाई 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, परंतु भारत के सामने विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, जिसमें था जो कि भाई सभी स्वतंत्र रियासतें थी, 552 जो जितनी भी थी, 562 थी जितनी भी थी स्वतंत्र रियासतों, उनका भारत में विलयीकरण की एक प्रक्रिया बहुत कठिन थी। तो ये इंट्रोडक्शन आएगा, तो फिर उसमें आप बताओ इनका क्या योगदान था। उपरांत भारत एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। आप इसमें ये बताओ कि देखो उस टाइम जो चुनौतियाँ क्या थी, ठीक है भाई, एकीकरण में चुनौतियाँ क्या थी और इन्होंने फिर कैसे एक एक भाई किया, उस तरीके से बताओ आप। आपने क्या बात चुनौतियाँ कहते हैं, अंग्रेजी वापसी, राजनीतिक शून्यता, आज़ादी के बाद विविध चुनौतियाँ, कई विविधताएँ, अब ये मत लिखा करो। सांप्रदायिक चुनाव, ऐसे तो भारत पाकिस्तान शामिल होते सत्ता रहने का विकल्प, नहीं 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 नहीं,
ठीक है। पुष्कर छड़ी की नीति अनुनय बीकानेर विरोधा, ठीक है। प्रबोलन का यहाँ पे किया, ठीक है। दंड हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो जम्मू कश्मीर। अब देखो एक चीज़, देखो हमेशा ये चीज़ याद रखो, इसलिए मैं बोलता हूँ देखो थोड़ा PYQ आप लोग है ना थोड़ा देख के लिख लो, चैट GPT सर्च करो, लिखो, इससे आपको खुद को ही पता लगेगा कि अपन अपनी थॉट ऑफ प्रोसीजर कहाँ तक सोच पा रहे हैं अपन, ठीक है। ये चीज़ यार देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, ठीक है, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद बोल रहा है भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आपको सरदार पटेल के एकीकरण में आपने ये देखो ये पॉइंट सही है। अब ये पॉइंट कोई काम के नहीं है, ये सारा लिखा है ये सही है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि भाई ठीक है ये तो सारी चीज़ें थी उसकी, ठीक है। विवेचना करना है तो भाई कहाँ पे असफल रहता है, असफल जम्मू कश्मीर के उस मामले में रहता है, नहीं तो ठीक ही था, नहीं तो पर वहाँ पे उसका जो है भाई नेहरू उसका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देता है। तो ये चीज़ें भी जरूर लिखोगे। तो राजनीतिक कौशल कूटनीति अनुनय माध्यम से विलय के बाद अगला कदम प्रशासनिक राजनीतिक एकीकरण जिसमें भाषा आधार पर राज्य गठन महत्वपूर्ण है। पटेल के दृष्टिकोण नीति तीव्र एकीकरण क्षेत्र गठन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अब देखो ये रिपीटेशन है, याद रखना, अश्विन नंबर नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल ने अपने निर्णायक व्यवहारिक दृष्टिकोण आधुनिक भारत के रूपरेखा तैयार की, इसी कारण उन्हें भारत को विश्वमार्ग का, हाँ ये चीज ठीक है। अब तो ये चीज याद रखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। और कोई क्वेश्चन? एक बार मैं तुम्हारा रुको, मैं IAS वाली कॉपी का मैं तुम्हारा रिव्यू देखता हूँ एक बार, रुको ना, इसमें इन्होंने नंबर एक बार उसका हल्का ऊपर से देख लेता, मैं चेक कर दूंगा बाद में, कल चेक कर दूंगा ये, पर एक बार ऊपर से रिव्यू देखना जरूरी है। देखो आपको 92 नंबर दिया, ठीक है, 20 क्वेश्चनों में। और मुझे बताओ एवरेज नंबर कितने मिलते हैं? जहाँ तक मुझे आइडिया है कि UP PCS में 60% आराम से मिलते हैं टॉपरों को। कितना मिलता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? GS में कितना मिलता है बताइए? हाँ सर मिल जाता है, 60% तो पहुंच जाता है। हाँ आराम से मिलता है ना, तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। तो अपन इसके अकॉर्डिंग सोचे तो आपका भाई लगभग 20 नंबर कम है अभी, तो मतलब 20 नंबर मतलब 28 नंबर कम है, तो आपको इतना मेहनत करना है अभी, ठीक है। परंतु क्या ये भी देखना है कि इन्होंने जो 92 नंबर दिया वो भी सही है या नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। अब इन्होंने क्या बोला, उत्तर लेखन सुंदर और स्पष्ट करे। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो मैंने ये कमेंट कभी नहीं किया, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज़ की, वो सुधरेगी भी नहीं है, ठीक है। जो आपने किया है ना, ये बस ये चीज़ याद रखना कि आपने दूरी बना के रखा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो एक चीज़ होती है दो शब्दों के बीच में दूरी, ठीक, और दूसरी बात एक लाइनों के बीच में दूरी, बस ये चीज़ याद रखना, जो आपने मैंने देखा कि आपने फॉलो किया है, तो ये चीज़ के लिए मत घबराना कभी, लेखन कभी सुधरता नहीं है, ठीक है, छोड़ो, तो इसकी टेंशन मत लो। विषय की समझ अच्छी है, ठीक है, उत्तर लेखन प्रश्न के अनुरूप है, ऐसे ही प्रयास जारी रखें, ठीक है। अब वो देखेंगे अपन। अब देखो ध्यान से देखना, इसका तो मैंने चेक किया भी था उस टाइम आपको, इसमें जो मैंने कमियां बताई तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ये भी मैं चेक कर दिया था ना। हाँ सर। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, भूमंडलीकरण ने भारत की सामाजिक प्रथाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, ग्लोबलाइजेशन, पहले तो आप इसको डिफाइन करोगे, पहला चीज़, भारत की सामाजिक प्रथाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो प्रभावित करेगा तो पॉजिटिव भी प्रभावित कर सकता है, नेगेटिव भी प्रभावित करेगा। आपको व्याख्या करना है, ये चीज़ याद रखना, एक्सप्लेन करना है। देखते हैं, भूमंडलीकरण विश्व के सभी देश, समाज, संस्कृति, विचारधारा आदि के एकीकरण है, इसमें विश्व के गाँव की भांति हो जाता है, विश्व गाँव की संकल्पना साकार हो जाती है, इस तरीके से लिखो, ठीक है, कोई नहीं। भूमंडलीकरण ने भारत की आर्थिक, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक प्रथाओं को भी प्रभावित से प्रभावित। देखो ये मत लिखो, ये कॉलेज टाइम में चलता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखो। यहाँ डिफाइन कर दिया, खत्म बात, जैसे करके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते थे कि जैसे सामाजिक प्रथाओं में क्या किया, जैसे परिवार का मतलब संयुक्त परिवार का क्या कर दिया है, एकल परिवार, बस इतना एग्जाम्पल लिख दो एक। कि सोशल प्रैक्टिस ही थी ना वो भी, भाई संयुक्त परिवार एक सोशल प्रैक्टिस थी, ये चीज़ याद रखना हो। यस सर। ठीक है, बस इतना लिखो, ये जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। अब आगे देखो, भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव सकारात्मक क्या रहा है? अरे रोजगार में वृद्धि, नहीं 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 नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम्हारे में दिक्कत है, थोड़ा समझो। सामाजिक प्रथाएं कौन सी थी, रूढ़ियाँ कौन सी थी, मान लो कि भाई जो भी है, पहले अपन क्या था, धार्मिकता ज़्यादा हावी थी या नहीं थी, बताइए।
धार्मिकता ज़्यादा थी, ठीक हर है। चीज़ में अपन धार्मिकता को देखते थे, पर आज उसमें क्या आई है, तार्किकता आई है। ठीक है, सकारात्मक लिखना तो इस तरीके से लिखो, तार्किकता आई है उसमें, वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता मिली है। ठीक, उसके बाद में विवाह में तलाक, पहले तलाक भाई माना ही नहीं जाता था हिंदू धर्म में, तो पर अब तलाक को भी अनुमति मिली है, ये पॉजिटिव है, याद रखना ये चीज़। ठीक, पर आप नेगेटिव भी लिखेंगे आगे जाके कि भाई दहेज प्रथा उल्टी और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सामाजिक प्रथा में बाल विवाह की समाप्ति हो रही है, एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेशन मिल रहा है, सामाजिक प्रथा। ठीक है, याद रखना, जजमानी सिस्टम खत्म हो गया है। ठीक है, जातिवाद पे अंकुश लगा है। अब देखो ये आपने देखो एक भी पॉइंट नहीं लिखा है, ये आपको बिल्कुल गलत आंसर। अब देखो इसमें भी नंबर दिया होगा आपको, देखो 4 नंबर अब मैं बताऊं, आप खुद ही सोचो, अब आप खुद सोचो कि कैसे आप अपने आप को जज कर पाओगे। भाई ये गलत है, आप मुझे बताओ किस आधार पे मैं इसको सही बताऊं, बताओ सामाजिक प्रथाओं में ये कैसे आ जाएगा, बताओ जो मैंने बताया वो है या नहीं है, बताओ। नहीं सर। मतलब समझो ये चीज़, ये एक भी पॉइंट इसमें नहीं आएगा। चलो ये थोड़ा मान के चलो, सामाजिक प्रथाओं में भाई ये चीज़ें आएगी, तलाक, ठीक है, बाल विवाह, धार्मिकता तत्व, जजमानी सिस्टम, ये कौन लिखेगा? समझ में आया? हाँ ठीक है, सर। नकारात्मक संयुक्त परिवार से एकल परिवार, ठीक है, महिलाओं का दोहरा बोझ, अरे नहीं। अब इसमें लिखो, देखो वैश्वीकरण ने क्या हुआ है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, उपभोक्तावाद के कारण क्या हो रहा है, दहेज प्रथा में फिर से वृद्धि हो रही है, यह है नकारात्मक पॉइंट, क्योंकि कंज्यूमिज्म बढ़ रहा है ना वैश्वीकरण के कारण। भाई टीवी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो दहेज प्रथा बढ़ रही है, इसे याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, अब देखो वैश्वीकरण आ रहा है तो ये जरूर आएगा भाई, महिला को दोहरा बोझ कैसे, ये थोड़ा इसको क्लियर करो। इसमें आएगा कि वैश्वीकरण के कारण महिला स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है। देखो ये ऐसे लिखो, महिला स्वतंत्रता, वृद्धि हुई, रोजगार का क्षेत्र बढ़े, मतलब शिक्षा बढ़ी, शिक्षा बढ़ी तो रोजगार आया, रोजगार आया तो परंतु साथ के साथ आपको क्या मिल रहा है, चलो स्वतंत्रता तो मिल रही है, पर सामाजिक बंधन है जो आपको घरेलू कार्य करने के लिए अभ्यस्त रखता है। ठीक है, दूसरी बात, पितृसत्तात्मकता, ये कौन लिखेगा? ये देखो आपको यहाँ पे भी नहीं आया ये पॉइंट, थोड़ा काम करो अश्विन, थोड़ा आपका जो है उसमें कमी है, ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका एक भी पॉइंट जो है क्वेश्चन के, मैं तो इसमें आपको 8 में से 1 नंबर भी नहीं दूंगा। अब देखो 4 नंबर मिले हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कोचिंगों पे मत जाया करो भाई, आप ये चीज़ समझो। अब आना, आप मेरी बात मत मानो, ठीक है, आपको लग रहा है कि सर पता नहीं कैसे गलत कॉपी चेक कर रहे हैं, आप खुद चेक करो, खुद एक चेक करो एक बार इसको, चैट जीपीटी पे जाओ, हाउ हैज द ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, अभी आप चेक करो अश्विन, आप अभी सर्च कीजिए आप। जी सर करूँगा सर। अभी नहीं, अभी करो, देखो मतलब मेरा कहना मतलब थोड़ा क्लियरिटी होना चाहिए। देखो इन कोचिंग वालों पे भरोसा मत करो भाई आप समझते हैं, देखो मैं कोचिंग की दुनिया में मतलब लगभग, देखो मैंने ओजांग पे लगभग 2-3 साल काम किया है, दृष्टि में मैंने काम किया है, तो मैं समझता हूँ ये भाई ये लोग क्या है, कहाँ, मतलब भाई स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ समझो, ये आपको कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप खुद ही सोचो ना, इसमें आपको 4 नंबर किसी भी हालतों से नहीं मिलेगा, किसी भी हालतों से, ये चीज़ याद रख लेना। रुको मैं आपको थोड़ा एक बार इसका सर्च करके बता देता हूँ, हाउ इज द ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट द सोशल प्रैक्टिस, अपन सर्च करते हैं अभी, ठीक है। तो मेरा माना देखो थोड़ा ये चीज़ों पे ध्यान रखो, इन कोचिंग वालों के चक्करों मत पड़ो। सोशल सिस्टम है क्या है, सामाजिक प्रथाओं का प्रभाव, तो पता है क्या कि सोशल सिस्टम। सोशल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, कहाँ भाग गया भाई, चलो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना,
देखो न्यूक्लियर फैमिली आएगा, मैंने बताया था, चेंजिंग जेंडर रोल्स आ जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल यूथ कल्चर, मैरिज रिलेशनशिप में आएगा, मैंने बताया तलाक वलाक की सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो ये, अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब इसी क्वेश्चन में देखो किस तरीके से इसने, मतलब यहाँ पे ये चीज़ भी अपने को सीखने को मिलता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे कल्चरल को इसने अलग बोला है, अब सामाजिक प्रथा में कल्चर ये सब सारी चीज़ें आएगी ना, तो उसमें वो पॉइंट भी ज़रूर आएंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो जैसे पहले भारतीय संस्कृति में जो लोकल परंपराएं थी, जो गीत थे, उसका योगदान था, परंतु आज क्या हो रहा है, हिप हॉप संस्कृति आ रही है, ठीक है, वेस्टर्न जो है कल्चर उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको भी आंतरिक तौर पे भी प्रभावित किया है, धर्म को भी आंतरिक तौर पे प्रभावित कर दिया है। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि पॉइंट आपको अलग अलग लेवल पे बनाने हैं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में आप अलग अलग लेवल पे जाओ, पर ये पॉइंट तो नहीं आएंगे, थोड़ा ये चीज़ याद रखना, सामाजिक प्रथाओं में वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है, आपने कर दिया। किन मायने में भारत में क्षेत्रवाद एक सकारात्मक विचारधारा, याद करो मैंने बोला भी था कि सकारात्मक विचारधारा भी याद रखना। सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, क्षेत्र विकास, जिससे राष्ट्र विकास को बल मिलता है, प्रशासनिक दक्षता में सुधार आती है, क्षेत्रवाद क्षेत्र विषय की समस्या आधार, ठीक है, स्थानीय प्रशासन को महत्व मिलता है। इसके साथ क्षेत्रवाद के नकारात्मक पहलू भी उजागर होते हैं। क्या आपने इसके नकारात्मक पहलू पूछा है? अरे नहीं, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बचो इनमें, नकारात्मक पूछा है नहीं तो आप मत लिखो, थोड़ा ये चीज़ याद रखना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर चेतावनी युक्त लिख सकते हो तो थोड़ा निष्कर्ष में लिख दो कि सकारात्मक तत्व तो है इसके, परंतु इसके कुछ कुछ चुनौतियाँ देखने को भी मिलती है, जैसे गोरखालैंड, अलग खालिस्तान की मांग करना, वो आप निष्कर्ष में लिखो, अलग से पॉइंट बना के नहीं है। मैं हमेशा याद रखना, जब भी अगर वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इसको लिखूँ, तो याद रखना वो निष्कर्ष में लिखा करो, अलग से पॉइंट बना के नहीं, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, कभी भी देखो याद रखना अश्विन, जब भी आप इस तरीके से करोगे, भाई क्या पूछा है कि भाई सकारात्मक विचारधारा है किन मायनों में याद रखना, फिर आप अलग अलग मायने बनाओ, आर्थिक मायने, राजनीतिक मायने, सांस्कृतिक मायने, तब आपको है ना जो ये 3.8 दिया, देखना 5 नंबर देना शुरू कर देगा। आप ये मेरे चीज़ें फॉलो करो, आपको दिखने लगे जाएंगे नंबर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, ये वो ऑटोमेटिक नंबर देगा, आप देख लेना, ऐसे आप लिख के आओगे ना ऑटोमेटिक नंबर मिलेंगे आपको, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये थोड़ा चीज़ें ध्यान दो। सर इतना नंबर पा रहा हूँ ये भी आपके वजह से, या वरना अपने तरीके के नंबर पाया हूँ मैं तो। अरे मैं टेंशन मत लो, देखो मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा, तुम लोग देखना आखिरी तक जुड़े रहना, भागना मत, मैं गारंटी के साथ बताऊँ, जो मैं चीज़ें करते जा रहा हूँ ना, अगर वो चीज़ आप सीखते गए और अप्लाई करते गए, इंटरव्यू कॉल तो दूर की बात है, आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अरे राइटिंग वाइटिंग टेंशन मत लो, इससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, ये चीज़ याद रखना, बस हमेशा याद रखना ये चीज़। तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, देखो मैं खुद ये बोलता हूँ, ठीक है भाई मेरा मेंस नहीं हुआ है, मैं ये मायने नहीं रखता, पर मैं मानता हूँ कि अगर आप मैं जो बता रहा हूँ वो करो और आपका इंप्रूवमेंट नहीं दिखे तब मुझे बताओ भाई ये चीज़ है, रखिएगा तो आपको तो ये फ़ायदा चाहिए ना भाई, आपका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो, मेरी योग्यता से आपको क्या मतलब है तो यही चीज़ है। देखो मोनिका जो है उसने कभी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरा तो कभी पीटी भी नहीं हुआ था, तब भी वो मेरे से कॉपियाँ चेक करवा रही थी, तब भी वो गाइडेंस ले रही थी, तो आज देख लो रिजल्ट के 2 बार इंटरव्यू दिया और मेरा माना क्या सिलेक्शन होगा उसका। तो देखो ट्रस्ट होना चाहिए। मैं भाई सब बात में तुम्हें गलत क्यों गाइड करूँगा, अपनी कोचिंग वालों के पास जाओगे तो वहाँ संभावनाएं बनती हैं तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो भरोसा करो, जैसे मैं बता रहा हूँ PYQ, देखो याद रखना कि ये फालतू, ठीक है, अभी लिखते रहो, ठीक है, अभी 2 टेस्ट लिखने का प्रैक्टिस भी कर लो। याद रखना कि बाद में जो मई और जून में ओनली आपको PYQ लिखने हैं, पहली बात, और कुछ भी नहीं फालतू का, ठीक। दूसरी बात याद रखना कि अभी जो आप मेरे से PYQ चेक करवा रहे हो वो अच्छे से थोड़ा काम करके करो, उससे क्या है ना टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब जैसे याद रखो, देखो आप मेरे से उधर क्षेत्रवाद वाला चेक करवाए हो PYQ में, अब यहाँ पे अगर सोचो उस पर अच्छे से काम कर लेते तो ये क्षेत्रवाद वाले में आपको ना 8 में से 5 नंबर मिलते। तो ये चीज़ याद रखना, तो ऑटोमेटिक है ना टेस्ट सीरीज के नंबर भी एकदम बढ़ेंगे, आपके 120 130 जाएंगे, देख लेना। तो बस वो PYQ पे थोड़ा अच्छे से काम कर लो, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, आगे होगा तब पूछेंगे। ठीक है, मैं वो जो बची हुई कॉपी है मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, ये सारी जो भी है, ठीक है, आराम से चेक कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।